अगर आपने इस सीरीज के पहले 5 या एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं, तो पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तभी इस एपिसोड का फुल मजा समझ आएगा। और अगर आप पहले के एपिसोड्स ऑलरेडी देख चुके हो, तो नेक्स्ट पार्ट चाहिए हो तो इस वीडियो का लाइक एम कंप्लीट करो। लाइक एम कमेंट बॉक्स में पिन है। एक आदमी जागता है और सफेद चादर पर एक लाल धब्बा देखता है। उसकी जेब खाली है, पीठ और पैरों में दर्द है और सिर चकरा रहा है। 80s का दशक है, एक औरत की इज्जत का सवाल है, इसलिए वो बिना कोई तमाशा किए चुपचाप अपने घर लौट आता है। 1 महीने बाद वो औरत उसके दरवाजे पर आ धमकती है। उसका पूरा परिवार गुस्से में आग बबूला होकर उसे कच्चा चबाने के लिए तैयार है। इससे पहले कि लिन पिंगलिन कुछ समझ पाता, साओ सोन का घड़ा जैसा भारी मुक्का उसके चेहरे पर आ गिरता है। लिन पिंगलिन का बैलेंस बिगड़ता है और उसका सिर पत्थर की मेज से जा टकराता है। वो वहीं बेहोश हो जाता है। इसी बीच 30 साल बाद एक छोटे शहर के अस्पताल में बूढ़ा लिन पिंगन ऑक्सीजन ट्यूब के सहारे मौत से लड़ रहा है। सौ शावेन कहती है, लिन पिंगन, उस रात तुम्हारे साथ मैं नहीं थी। वो सौ बंगन थी, वो गूंगी लड़की। जब तुम अस्पताल में थे तो बंगन तुमसे मिलने आई थी। वो बहुत देर तक तुम्हें इशारों में कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारा बच्चा छीनना चाहती हूँ, और तुमने मेरी बात मान ली। तुमने उसे थप्पड़ मारा और हमेशा के लिए चले जाने को कहा। पैसे की कमी के कारण तुम्हारी जुड़वा बेटियां मर गईं और उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। उसकी माँ उसे ढूंढने आई, लेकिन मेरे परिवार की दादी ने उसे पहाड़ों के एक सुनसान गांव में बेच दिया, जहां उसे पीट पीट कर मार डाला गया। मैं अब और नाटक नहीं कर सकती। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इन दो एहसान फरामोश बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करने में लगा दी। लिन पिंगन सोचता है, साओ बंगन की जुड़वा बेटियां थीं और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। काश मैंने साइन लैंग्वेज सीखी होती। मेरा सिर इतना क्यों फट रहा है? साओ सॉन कहता है, आयलन, अगर तू मरा नहीं है तो अभी के अभी खड़ा हो जा। आज साओ परिवार को जवाब चाहिए। लिन पिंगान सोचता है, साओ सॉन, सो शियोन, ये इतने जवान कैसे लग रहे हैं? क्या मैं मर नहीं गया था? क्या मैं टाइम ट्रैवल करके वापस आ गया हूँ? लिन पिंगान कहता है, सो शियोन, इस नाजायज बच्चे का बाप कौन है जिसे तू मेरे मरने की कोशिश कर रही है? साओ शाविन कहती है, क्या बकवास कर रहा है तू मुकरने की जरूरत कर रहा है। आज मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। उधर साओ सोन दोबारा हमला करने ही वाला है, लेकिन इस बार लिन पिंगन कोई और ही इंसान है। एक ही मुक्के में वो साओ सोन को जमीन पर धूल चटा देता है। इसी बीच लिन पिंगन की माँ वहां आ जाती है। ये सुनकर कि उसके बेटे ने इस परिवार की बेटी के साथ रात बिताई है, वो तुरंत घुटनों के बल बैठ जाती है। माँ कहती है, साओ परिवार की बहू, हम शादी करेंगे, हम शादी करेंगे। आप अपनी शर्तें बताइए। सौ शालन की माँ कहती है, मेरी बेटी से शादी करना कोई मामूली बात नहीं है, खासकर तुम्हारे परिवार की हालत देखते हुए। 300 युआन की दहेज की रकम, साथ ही 3 घड़ियां और एक रेडियो, बस इतना ही काफी होगा। लिन पिंगन की माँ कहती है, ये बहुत ज्यादा है। दूसरे परिवार सिर्फ 100 युआन देते हैं, आप 300 मांग रही हैं, वो भी घर के सामान के साथ। हमारी इतनी हैसियत नहीं है। साउस शिवन कहती है, पैसे नहीं है और फिर भी मेरी बहन के साथ सोने की हिम्मत की। माँ, पुलिस को बुलाओ, इस पर रेप का केस दर्ज करो। लिन पिंगन कहता है, सोशियाविन, तेरे पास कोई सबूत है कि उस रात मैं तेरे साथ था? सोशियाविन कहती है, बिल्कुल है। चाहे कुछ भी हो जाए, तू उस औरत को कैसे नहीं पहचानेगा जिसके साथ तूने रात बिताई है? लिन पिंगन की माँ कहती है, चुप कर, मैं तुझे अभी अपने साथ ले चलती हूँ। माँ बेटे वहां से जाने लगते हैं। उन्हें जाता देख सोशियाविन पागलों की तरह घबरा जाती है। उसका पेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और अगर उसने जल्दी शादी नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी। सौबांगन वहां नहीं आई थी। यकीनन उसे कहीं बंद कर दिया गया होगा। सौबांगन सौ शावेन की चचेरी बहन है। माँ बेटी अकेले रहती हैं और सौ शावेन का परिवार उन पर हमेशा जुल्म करता है। दूसरी तरफ ये सोचकर लिन पिंगान लंबे लंबे कदम भरता हुआ तेजी से साओ परिवार के घर की तरफ भागता है। यह आदमी 80s के दशक में दोबारा पैदा हुआ है। आंखें खोलते ही उसका सामना एक प्रेग्नेंट औरत से हुआ जो उससे जबरदस्ती शादी करना चाहती थी, वो भी 300 युआन के भारी दहेज और घरेलू सामान की शर्त के साथ। अगर वो मना करता तो वो पुलिस में रिपोर्ट करके उसे जेल भिजवा देती। पिछले जन्म में लिन पिंगिन ने बिना कुछ समझे सब मान लिया था, क्योंकि उस रात उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी और उसे उस लड़की का चेहरा तक याद नहीं था। इसलिए उसने साउशावेन से शादी कर ली। लेकिन 60 साल की उम्र में एक भयानक एक्सीडेंट के बाद अस्पताल के बिस्तर पर साउशावेन ने उसे सारा सच बता दिया। उस रात जिस लड़की के साथ उसने रात बिताई थी, वो असल में साओ बांगन थी, साउशावेन की गूंगी चचेरी बहन। और साउशावेन के पेट में पल रहा बच्चा किसी और का था। साओ बांगन ने उसे जुड़वा बेटियां दी थीं, लेकिन बिना किसी पहचान और भयानक गरीबी के कारण सच जानने के बाद उसने बच्चियों के साथ नदी में कूदकर अपनी जान दे दी थी। लिन पिंगन ने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे जिस बेटे को उसने पाला
उसी ने उसकी ऑक्सीजन ट्यूब निकाल दी थी। लेकिन दोबारा आंखें खोलने पर वो उसी दिन में वापस आ गया है जब सौ शावेन शादी का दबाव डालने आई थी। लिन पिंगन कसम खाता है कि इस बार वो सौ बंगन की रक्षा करेगा। सौ शावेन की साजिश का पर्दाफाश करने के बाद लिन पिंगन सीधे अपनी माँ के साथ सौ परिवार के घर पहुंचता है। उसका दिल कह रहा है कि बांगन और उसकी माँ खतरे में है। माँ बेटे अभी आंगन में घुसे ही हैं कि उसकी चचेरी बहन लिन जिंगू और बूढ़ा साओ बढ़ते हुए बाहर आते हैं। बूढ़ा साओ कहता है, लिन पिंगन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शाओयुन तुम्हें लेने तुम्हारे घर नहीं गई थी? लिन पिंगन कहता है, शाओयुन मुझे लेने क्यों जाएगी? लिन पिंगन पूरे आंगन पर नजर दौड़ाता है। मिट्टी के 4 बड़े कमरे। पूरब वाले कमरे पर ताला लगा है। पश्चिम में एक सुअर बाड़ा और मुर्गियों का दड़बा है। लिन पिंगन सीधे पूरब वाले कमरे की तरफ बढ़ता है। लिन पिंगन कहता है, पिछली बार जब मैं शादी की बात करने आया था तो मैं कुछ भूल गया था। मुझे उसे खोजना है। बूढ़ा साओ अपनी लाठी जमीन पर पटकता हुआ उसका रास्ता रोकता है। बूढ़ा साओ कहता है, 1 महीने पुरानी बात। तुझे लगता है वो अब भी वहीं होगा, या फिर तू चोरी करने आया है? मेरे लकड़हारे के कमरे में ऐसा कौन सा खजाना छिपा है? अचानक ताले वाले कमरे के अंदर से एक भारी आवाज आती है। लिन पिंगन बूढ़े साओ को धक्का देकर दरवाजे के पास पहुंचता है। लिन पिंगन कहता है, अंदर कोई है? लिन जिंगू कहता है, तमाशा करना बंद कर, अंदर कोई नहीं है। लिन पिंगन अपनी चचेरी बहन को नजरअंदाज करता है। वह पास पड़ी एक कुदाल उठाता है और ताले पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है। लिंग जिंगू उसे रोकने के लिए बीच में आ जाता है। लिंग जिंगू कहता है, पहले तुझे मुझे पार करना होगा। लिन पिंगन कहता है, लिंग जिंगू तू अच्छी तरह जानता है कि मैं कैसा इंसान हूं। सिर्फ इसलिए कि तू मेरा चचेरा भाई है मैं तुझ पर हाथ नहीं उठा रहा हूं। रास्ते से हट जा। बूढ़ा साओ कहता है, जिंगू इसे करने दे। अगर इसने हिम्मत की तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। लिन पिंगन को किसी की परवाह नहीं है। वह कुदाल उठाता है और पूरी ताकत से दे मारता है। लिंग जिंगू चीखता है और झटके से पीछे हट जाता है। एक जोरदार आवाज के साथ ताला टूट कर गिर जाता है। लिन पिंगन एक लात मारकर दरवाजा खोल देता है। अंदर का नजारा देखकर खून उसके सिर पर सवार हो जाता है। बंगन की माँ तांग सान आधी मरी हुई हालत में रस्सियों से बंधी पड़ी है। फर्श पर खून के निशान हैं। सौ बंगन जमीन पर बेसुध पड़ी है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, हाथ पैर बंधे हैं और मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ है। लिन पिंगन कहता है, बंगन मुझे माफ कर दो, मुझे आने में देर हो गई। माँ जल्दी जाओ और बैलगाड़ी लेकर आओ। टैंग सैन को अस्पताल ले जाना होगा, जल्दी। लिन पिंगन की माँ दौड़ती हुई आंगन से बाहर जाती है। लिन पिंगन चाकू उठाकर रस्सियां काट देता है। दूसरी तरफ दादी साओ गुस्से में कदम बढ़ाती हुई लिंग जिंगू के पास पहुंचती है और उस पर बरस पड़ती है। दादी साओ कहती है, किसी काम के नहीं हो तुम, जाओ और जल्दी से गांव के सेक्रेटरी को बुलाकर लाओ। लिन जिंगू दौड़कर बाहर चला जाता है। दादी साओ दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो जाती है ताकि लिन पिंगन बाहर न जा सके। दादी साओ कहती है, ये साओ परिवार का मामला है, तुझे बीच में बोलने का क्या हक है? लिन पिंगन कहता है, अगर इन्हें कुछ भी हुआ तो पूरा साओ परिवार जेल की हवा खाएगा। साओ बंगान लिन पिंगन का हाथ पकड़ती है और बार बार सिर हिलाकर मना करती है। लिन पिंगन उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। लिन पिंगन कहता है, चिंता मत कर, मैं तुम दोनों को यहां से ले जाऊंगा। लेकिन दादी साओ झपटकर साओ बंगन के पास पहुंचती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। दादी साओ कहती है, दफा हो जाए यहां से, मनहूस गूंगी। ये देखकर लिन पिंगन के सब्र का बांध टूट जाता है। वो उल्टे हाथ का ऐसा करारा थप्पड़ उस बुढ़िया को मारता है कि वो जमीन पर धड़ाम से गिर जाती है। ठीक उसी समय लिंग जिंगू, सेक्रेटरी सांग सिसु और कई हट्टे कट्टे आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है। दादी साओ जमीन पर हाथ पीट पीट कर रोने और चीखने लगती है। दादी साओ कहती है, सेक्रेटरी साहब जल्दी देखिए, पिंगन ने किसी को मार डाला। सेक्रेटरी सांग सिसु कहता है, यह सब क्या हो रहा है यहाँ? लिन पिंगन कहता है, सेक्रेटरी साहब जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ वो ये है, लेकिन साओ परिवार मुझे जबरदस्ती साओ शावेन से शादी करने पर मजबूर कर रहा है। और तो और इन्होंने टांग सान को पीट पीट कर अधमरा कर दिया है। दादी साओ कहती है, झूठ बोल रहा है ये, इसने श्यावन के साथ रात बिताई है और वो इसके बच्चे की मां बनने वाली है। लिन पिंगन कहता है, साओ श्यावन के पेट में पल रहा नाजायज बच्चा मेरा नहीं है। बांगन उस रात तुम थी ना मेरे साथ? साओ बंगन बड़ी मुश्किल से इशारे करती है, इस डर से कि कोई उसे समझ नहीं पाएगा। वह बार बार सिर हिलाकर हाँ कहती है। लिन पिंगन कहता है, दादी साओ टैंग सैन के इलाज के लिए 30 युआन निकालो, वरना पुलिस के आने का इंतजार करो। दादी साओ चाहे कितनी भी बड़ी ड्रामेबाज क्यों ना हो, वह सेक्रेटरी सांग सिसु से पंगा लेने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। अगर वो ऐसा करती तो उसका बड़ा पोता जेल चला जाता। इसलिए भारी मन से उसने पैसे दे दिए।
इसी बीच लिन पिंगन की माँ बड़े चाचा की बैलगाड़ी लेकर आ चुकी थी। लिन पिंगन ने तांग सान को उठाकर बैलगाड़ी पर लिटाया। फिर वह सौ बांगन के साथ अस्पताल के लिए निकल पड़ा। धूल भरे कच्चे रास्ते पर बड़ा चाचा पूरी रफ्तार से बैलगाड़ी दौड़ा रखा। जो रास्ता 30 मिनट का था वो 20 मिनट में ही कट गया। इमरजेंसी रूम के बाहर सौ बांगन लगातार रो रही थी। लिन पिंगन की माँ उसे सांत्वना देने के लिए उसकी पीठ थपथपा रही थी। लिन पिंगन की आंखें लाल थीं। लिन पिंगन कहता है, इस जन्म में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। कोई भी तुम पे दोबारा हाथ नहीं उठा पाएगा। तुम और हमारे बच्चे हमेशा खुश रहेंगे। डॉक्टर मरीज को खून चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। वह गूंगी लड़की तुरंत उठी और उसने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ा ली, लेकिन लिन पिंगन ने उसे रोक दिया। लिन पिंगन कहता है, डॉक्टर साहब, इसका खून मत निकालिए, यह प्रेग्नेंट है। मेरा खून लीजिए, हमारा ब्लड ग्रुप सेम है। वह गूंगी लड़की हैरान रह गई। लिन पिंगन ने उसे तसल्ली भरी नजरों से देखा। सौबांगन सोचती है, इसे कैसे पता कि मैं प्रेग्नेंट हूं? डॉक्टर के साथ ब्लड डोनेट करने के बाद लिन पिंगन वापस लौटा। थोड़ी देर बाद उसकी माँ चिंता में डूबी हुई उसके पास आई। माँ कहती है, पिंगन, क्या बांगन के पेट में पल रहा बच्चा सच में तुम्हारा है? लिन पिंगन ने साउ बांगन की आंखों में देखते हुए गंभीरता से सिर हिलाया। लिन पिंगन कहता है, मैंने शादी से पहले ही इसे प्रेग्नेंट कर दिया। तुम चिंता मत करो, घर वापस जाते ही मैं तुमसे शादी करूंगा। लिन पिंगन मौत के मुंह से वापस आया एक इंसान था। अपने पिछले जन्म में बुरे लोगों ने उसे धोखा दिया था और उसने साउ बांगन को खो दिया था, जिसने उसे जुड़वा बेटियां दी थी। और जब किस्मत ने उसे दूसरा मौका दिया था तो वो इसे पूरी तरह जीना चाहता था। इसीलिए उसे पता था कि साउ बांगन प्रेग्नेंट है। साउ बांगन थोड़ी कंफ्यूज थी। उसके चेहरे पर खुशी और दुख दोनों थे। वो मुंह पर हाथ रखकर इशारे करने लगी। लिन पिंगन काफी देर तक उसे देखता रहा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। वह सिर्फ अंदाजा लगा सकता था। लिन पिंगन कहता है, चिंता मत करो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम बोल नहीं सकती। हमारी शादी के बाद तुम्हारी माँ हमारे साथ ही रहेगी। मैं उसे साउ परिवार के घर में और तड़पने नहीं दूंगा। साउ बांगन की आंखों से तुरंत आंसू छलक पड़े। वह गूंगी थी और कोई भी आम आदमी उससे शादी नहीं करना चाहता था। और लिन पिंगन तो एक होनहार छात्र था। लिन पिंगन कहता है, रो मत, अब से कोई भी तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। हमारे बच्चे भरपेट खाएंगे और उन्हें कभी ठंड नहीं लगेगी। वो कभी भूखे नहीं रहेंगे। सौबंगन ने अपने सपाट पेट को छुआ और बार बार सिर हिलाकर हाँ कहा। लिन पिंगन कहता है, माँ, अब से ये तुम्हारी बहू है। लिन पिंगन की माँ ने हार मानकर सिर हिला दिया। उसे इस बात का बहुत दुख था कि उसका बेटा एक गूंगी लड़की से शादी कर रहा है, लेकिन गलती तो उसके बेटे ने ही पहले की थी। इसी बीच गांव के कुछ लोग भी वहां आ गए। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आया। डॉक्टर कहता है, मरीज के सिर पर 10 टांके आए हैं और खून चढ़ाया गया है। अभी के लिए वह खतरे से बाहर है, लेकिन उसे ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। पहले जाकर बिल भर दीजिए, 20 युआन के करीब हुआ है। लिन पिंगन की माँ कहती है, इतना सारा? शुक्र है साओ परिवार ने पहले ही 30 युआन दे दिए थे। लिन पिंगन ने जाकर पूरे 22 युआन का बिल चुका दिया। उसके पास 8 युआन बचे थे। उसने दिमाग में हिसाब लगाया कि आने वाले कुछ दिनों के लिए इतना पैसा काफी होगा। फिर उसने 30 युआन और निकाले और डॉक्टर को दे दिए। लिन पिंगन कहता है, खाने का समय हो गया है, मैं जाकर कुछ खाने को ले आता हूँ। बंगन बहुत कमजोर है, उसे अच्छा खाना खाने की जरूरत है। वह तेजी से बाहर निकला। अस्पताल के बाहर खाने के ठेले लगे थे। उसने 10 मीट बंस, 2 प्लेन नूडल्स के बाउल और 5 शुगर बंस खरीदे। इस सब में उसे सिर्फ 1.5 युआन लगा। उस जमाने में पैसों की बहुत कीमत होती थी। इतनी कम कीमत में इतना सब कुछ आ गया। भविष्य में तो महंगाई आसमान छूने वाली थी। बैलगाड़ी के पास पहुंचकर उसने 4 बंस बूढ़े चाचा को दिए। लिन पिंगन कहता है, चाचा, दोपहर हो गई है, कुछ खा लीजिए। बूढ़ा चाचा उन्हें लेने से मना कर रहा था। वह जानता था कि ये सफ़ेद मीट बंस सस्ते नहीं आते, लेकिन लिन पिंगन ने जिद करके वे बंस उसके हाथों में थमा दिए। बूढ़े आदमी ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ उन गर्म बंस को ले लिया। बूढ़ा चाचा सोचता है, ये लड़का सच में बहुत समझदार है, इस बार मैं उससे सफ़र के पैसे नहीं लूंगा। लिन पिंगन खाना लेकर कमरे में पहुंचा। तांग सैन अभी भी होश में नहीं आई थी। लिन पिंगन ने नूडल्स और बंस मेज पर रख दिए। लिन पिंगन कहता है, आओ, गरम गरम खा लो। उसने साओ बंगन और अपनी माँ को चॉपस्टिक्स पकड़ा दी। नूडल्स देखते ही साओ बंगन की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। वह बिना रुके इशारे कर रही थी। हालांकि लिन पिंगन को उसके इशारे समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन वह उनके पीछे का मतलब समझ सकता था। लिन पिंगन कहता है, मेरे पास बहुत पैसे नहीं हैं, लेकिन अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए तुम्हें ताकत की ज़रूरत है। अगर तुम ढंग से नहीं खाओगी तो कैसे काम चलेगा? चलो खा लो बांगैन, खा लो। तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को भी तो खाना चाहिए। बच्चे का नाम सुनते ही साओ बांगैन ने चॉपस्टिक्स उठा ली। साओ बांगन सोचती है, मेरे बच्चे मैं खाऊंगी,
मेरी जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया है। तीनों ने खाना खाया, लेकिन बिस्तर पर पड़ी मरीज को अभी भी होश नहीं आया था। लिन पिंगन की माँ परेशान होने लगी। माँ कहती है, घर पर खाना तो मैं ही बनाती हूँ, अगर मैं वापस नहीं गई तो पता नहीं तुम्हारे पिता जब शिकार से लौटेंगे तो उन्हें कुछ खाने को मिलेगा भी या नहीं। लिन पिंगन अपनी माँ की चिंता समझ रहा था। उसने बचे हुए 8 युआन 100 बांगन को दे दिए और उसे कुछ अच्छा खाने पीने का सामान खरीदने को कहा। फिर वह दूसरे चाचा की बैलगाड़ी लेकर घर के लिए निकल पड़ा। गांव के एंट्रेंस पर पहुंचकर उसकी माँ ने 20 फैन निकाले। माँ कहती है, दूसरे चाचा आपकी इस तकलीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ये लीजिए। दूसरा चाचा कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे बेटे ने मुझे 3 मीट बंस दिए थे, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी इतने बढ़िया मीट बंस नहीं खाए। दूसरा चाचा अपनी बैलगाड़ी लेकर वापस जाने लगा, लेकिन लिन पिंगन उसके पीछे दौड़ा और 20 फैन उसके हाथ में थमा दिए। लिन पिंगन कहता है, दूसरे चाचा वो बंस मेरी तरफ से गिफ्ट थे, आपको ये पैसे तो लेने ही पड़ेंगे। दूसरे चाचा की बहू बहुत खतरनाक थी और बात बात पर तमाशा खड़ी कर देती थी। अगर किसी ने बिना पैसे दिए बैलगाड़ी इस्तेमाल की तो वो हंगामा मचा देती। बूढ़े को पैसे रखते देख माँ बेटे जल्दी से घर की तरफ चल पड़े। आंगन में घुसते ही दूसरी चाची गुस्से में फनकारती हुई लिन पिंगन की माँ पर झपट पड़ी। दूसरी चाची कहती है, भाभी जरा देखो इस आंगन का क्या हाल कर दिया है। माँ कमरे में बैठी भालू की वजह से रो रही है। पिता को एक जंगली सुअर ने बांह पर काट लिया था और एक इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए उन्हें तुरंत 30 युआन की जरूरत थी। लेकिन दादाजी ने इस मौके का फायदा उठाकर परिवार का बंटवारा कर दिया और घर, अनाज और सारा पैसा दूसरे और तीसरे चाचा को दे दिया। बड़े बेटे के परिवार को, जिसमें 5 लोग थे, सिर्फ 10 कैटी मक्के का आटा दिया गया। इस नाइंसाफी से भड़क कर बड़ा बेटा दौड़ते हुए नदी में कूदने चला गया। बूढ़ा जांग चिल्लाता है, अरे कोई बचाओ, लिन का दूसरा बेटा नदी में कूद गया है, कोई जल्दी आओ। बूढ़े जांग की चीख सुनकर गांव वाले दौड़कर नदी के किनारे जमा हो गए। कुछ नेक दिल लोग लड़के को बचाने के लिए पानी में छलांग लगाने की तैयारी कर ही रहे थे कि इसी बीच पानी के अंदर लिन पिंगन अपनी सांस रोके नदी के तल पर कुछ ढूंढ रहा था। अचानक शैवाल के बीच कुछ सुनहरा और चमकदार सा दिखाई दिया। लिन पिंगन ने उसे पकड़ा और तुरंत अपनी जेब में रख लिया। जैसे ही वह किनारे की तरफ तैरने लगा, दो छोटे हाथों ने उसे कसकर पकड़ लिया और ऊपर की तरफ खींचा। लिन पिंगन ने ऊपर देखा, यह उसका 7 साल का छोटा भाई लिन शाह था। लिन शाह कहता है, भैया मत मरो, प्लीज मत मरो। लिन पिंगन कहता है, शाओ एन शांत हो जा, तेरा बड़ा भाई नहीं मरने वाला, चल घर चलते हैं। गांव वालों की हैरान नजरों के बीच लिन पिंगन अपने भाई को लेकर घर लौट आया। दरवाजे पर पहुंचते ही उनकी दूसरी चाची ने उनका रास्ता रोक लिया। दूसरी चाची कहती है, तुम्हें अच्छे से पता था कि वह पुराना घर रहने लायक नहीं है, तुम्हारा डूब जाना ही अच्छा था। और सुन लो, अगर तुम डूब भी जाते तो परिवार का बंटवारा हो चुका है, तुम यहां दोबारा कदम नहीं रखोगे, 1 महीने के अंदर तुम सब यहां से दफा हो जाओगे। लिन पिंगन ने इस चुगलखोर औरत को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। परिवार के बंटवारे के लिए मजबूर करना इसी का आइडिया था। एक दिन पहले लिन पिंगन की मां वापस आई थी और उसी ने साउजावन के परिवार के ड्रामे का फायदा उठाकर दादाजी पर परिवार को बांटने का दबाव डाला था। दादाजी इस डर से कि उन्हें जंगली सुअर से घायल पिता के इलाज पर पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तुरंत मान गए थे। अब उनके पिता अस्पताल में थे और इलाज के इंतजार में थे। लिन पिंगन ने अपने भाई को आराम से बैठाया, नदी से मिला सोना निकाला और बाहर निकल गया। अपने पिछले जन्म में वैंग एरमान नाम का गांव का एक पड़ोसी नदी में तैरने गया था। वह शैवाल में फंस गया था और किस्मत से उसे पानी के अंदर सोने का एक टुकड़ा मिल गया था। लिन पिंगन सोचता है, तो वो सोना सच में वहां था। अपने पिता को बचाने के लिए मैं तुम्हारी इस किस्मत को अपना बना लूंगा। अपने गंभीर रूप से घायल पिता के बारे में सोचकर लिन पिंगन ने अपने कदम तेज कर दिए। वह काउंटी टाउन पहुंचा, एक अंधेरी गली में घुसा और सबसे आखिरी घर का दरवाजा खटखटाया। अपने पिछले जन्म में वह यहाँ कुछ सामान ला चुका था। ये ब्लैक मार्केट का एक गुप्त ठिकाना था। अंदर से आवाज आती है, कौन है, क्या चाहिए तुम्हें? लिन पिंगन कहता है, ब्रदर सांग, मैं सिगोशी गांव से हूँ, मेरे परिवार के एक आदमी ने मुझे आपके पास भेजा है। मैं चाहता हूं कि आप एक चीज देखकर उसकी कीमत बताएं। 80s के दशक में छोटे मोटे व्यापार की थोड़ी छूट थी, लेकिन गैर कानूनी कामों पर कड़ी नजर रखी जाती थी। सारे बड़े सौदे गुपचुप तरीके से ही होते थे। दरवाजा खुला और लिन पिंगन तेजी से अंदर घुस गया। ब्रदर सांग कहता है, माल क्या है, दिखाओ मुझे। लिन पिंगन ने अपनी जेब से सोने का वह टुकड़ा निकालकर सामने रख दिया। ब्रदर सांग ने चमकती आंखों से उसे पकड़ा और अपने हाथ में तौल कर देखा। ब्रदर सांग कहता है, कीमत बताने से पहले मुझे माल की अच्छी तरह जांच करनी होगी। लिन पिंगन राजी हो गया। सांग एक दूसरे कमरे में चला गया। पिछले जन्म में उनके लेन देन के दौरान संग ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था। वह भरोसे के लायक था। थोड़ी देर बाद ब्रदर सांग वापस आया। ब्रदर सांग कहता है, यह सोना 280 ग्राम का है।
10 युआन प्रति ग्राम के हिसाब से कुल 2,800 युआन होते हैं। तुम्हें ये कैश में चाहिए या वाउचर्स में? लिन पिंगन अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। लिन पिंगन कहता है, ब्रदर सांग, 10 युआन बहुत कम है। बाहर मार्केट में इसका रेट 10 से 12 के बीच चल रहा है। 10 में तो मैं घाटे में रहूंगा। इतनी बड़ी रकम होने के बावजूद लड़के को मोल भाव करते देख ब्रदर सांग समझ गया कि उसका पाला किसी समझदार खिलाड़ी से पड़ा है। ब्रदर सांग कहता है, छोटे भाई, मैं देख रहा हूं कि तुम्हें अच्छी नॉलेज है। मेरे पास कैश ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कपड़े और अनाज के ज़्यादा वाउचर्स दे सकता हूँ, और अगर तुम्हें इंडस्ट्रियल वाउचर्स चाहिए तो मैं वो भी ले लूँगा। लिन पिंगन कहता है, ठीक है, मुझे 2,800 युआन कैश में चाहिए, और साथ ही घरेलू सामान के कुछ इंडस्ट्रियल वाउचर्स भी दे दीजिए। भविष्य में इस सोने की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली थी, लेकिन अभी सबसे ज़रूरी था अपने पिता का इलाज करवाना, एक नया घर बना और बांगन को वापस लाना। घर के सामान की सख्त ज़रूरत थी। ब्रदर सांग सोचता है, ये लड़का सच में बहुत तेज़ है, आसानी से हार नहीं मानता। उधर गली से बाहर निकलते ही लिन पिंगन अपनी मुस्कान छिपा नहीं पाया। एक प्लास्टिक का थैला लिए वो सप्लाई कोऑपरेटिव में घुसा। वो सबसे पहले आने जाने के लिए एक साइकिल खरीदना चाहता था। अंदर घुसते ही उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। साओ शिवन कहती है, सनबिन, जिंदगी में शादी सिर्फ एक बार होती है, तुम मुझे एक जोड़ी जूते तक नहीं दिला सकते? वह चिड़चिड़े स्वर में, लेकिन एक बेचारी सी शक्ल बनाकर बोल रही थी। लिन पिंगन ने उसके बगल में खड़े आदमी को देखा। पिछले जन्म में भी साओ शावन का यही रवैया था। जब उसे अपनी मनचाही चीज नहीं मिलती थी तो वह ऐसे नाटक करती थी जैसे पूरी दुनिया ने उस पर जुल्म किया हो। साओ शावन कोई अजनबी नहीं थी। पिछले जन्म में वह किसी और के बच्चे की मां बनने वाली थी, और उसी ने लिन पिंगन को शादी के लिए मजबूर किया था, जिसकी वजह से साओ बंगन की दर्दनाक मौत हुई थी। शुक्र है कि दोबारा जन्म लेने के बाद उसने इस नागिन को बेनकाब कर दिया था। लिन पिंगन सोचता है, कल ही तो ये मुझसे शादी करने की जिद कर रही थी, और आज इसने अपना खर्चा उठाने के लिए एक नया बकरा ढूंढ भी लिया। यह आदमी मुझे देखा देखा सा क्यों लग रहा है? क्या यह साउथ शावेन का दूर का चचेरा भाई नहीं है? ये दोनों शादी कैसे कर सकते हैं? उधर सनबिन साउथ शावेन का हाथ सहलाते हुए उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। सनबिन कहता है, शावेन, तुम्हारे परिवार ने दहेज की बहुत बड़ी रकम मांगी है, और मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। इन जूतों की कीमत 5 युआन है। क्या तुम कोई सस्ते वाले जूते नहीं चुन सकती? साओ शावेन कहती है, नहीं, मुझे यही वाले पसंद है। तुम्हें मुझे यही दिलाने होंगे। मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ, और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लिन पिंगन सोचता है, इनकी बातें सुनकर तो लगता है कि सनबिन को इसकी प्रेगनेंसी के बारे में सब पता है, फिर भी वो इससे शादी करना चाहता है। तो इसका मतलब वो बच्चा इसी का है, और इन्होंने मुझे झूठ बोला कि ये सिर्फ इसका चचेरा भाई है। मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। लिन पिंगन ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उन लाल सूती जूतों की तरफ इशारा किया जो स्याओ श्यावेन को चाहिए थे। लिन पिंगन कहता है, मैडम, मुझे इन जूतों के 3 जोड़े दे दीजिए। स्याओ श्यावेन कहती है, लिन पिंगन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम 3 जोड़े मांग रहे हो? तुम्हें पता भी है इनकी कीमत क्या है? 80s के दशक में कैनवास के जूतों की एक जोड़ी की कीमत 5 युआन हुआ करती थी। एक साथ 3 जोड़े मांगना बहुत बड़ी बात थी। 5 युआन का मतलब था 40 कैटी चावल और 5 कैटी पोर्क। इतना खाना जो 5 लोगों के परिवार के लिए काफी दिनों तक चल सकता था। लालची साओ श्यवेन भी ये देखकर हक्की बक्की रह गई। गांव में सब जानते थे कि लिन पिंगन सबसे गरीब है। पैबंद लगे कपड़े और एक बड़ा सा झोला टांगे, वह ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था जो 15 युआन खर्च कर सके। सौ श्यावन कहती है, मैडम, इसका परिवार बहुत गरीब है। इसके पास 5 युआन भी नहीं होंगे। 15 तो बहुत दूर की बात है। सेल्सवुमन कहती है, भाई साहब, क्या आप वाकई 15 युआन दे सकते हैं? सेल्सवुमन के शक पर लिन पिंगन ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया। लिन पिंगन कहता है, हाँ, मुझे 3 जोड़े चाहिए, एक 38 साइज का और 2 37 साइज के। लिन पिंगन सोचता है, बांगन के पैरों का साइज मेरी दूसरी बहन जितना ही होगा, 37 नंबर। ये उसे एकदम फिट आएगा। साओ श्यावन पूरे घमंड के साथ कहती है, ऐसे नाटक कर रहा है जैसे सच में इसके पास पैसे हों। पहले पैसे निकाल कर दिखा। तुम इस मैडम का टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। सुनबिन ने लिन पिंगन को सिर से पैर तक देखा। सुनबिन कहता है, मैडम, आपको लगता है कि इसके पहने हुए पूरे कपड़ों की कीमत भी 5 युआन होगी? ये कुछ भी कैसे खरीद सकता है? ये सुनकर सेल्सवुमन ने मुंह बनाया। सेल्सवुमन कहती है, भाई साहब, क्या आप पक्का 15 युआन दे सकते हैं? अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कहीं और जाइए। हम सेल्सवुमन यहाँ अपना मजाक उड़वाने के लिए नहीं बैठे हैं। लिन पिंगन के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उसने अपनी जेब से 10 बड़े नोट निकाले। लिन पिंगन कहता है, मैडम, आपको लगता है कि 3 जोड़े जूतों के लिए यह पैसा काफ़ी होगा? सेल्सवुमन कहती है, जी बिल्कुल, मैं अभी आपके लिए पैक कर देती हूँ। सौ शावन कहती है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की?
सौ शायरिन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि लिन पिंगन के पास इतने पैसे हो सकते हैं। लिन परिवार के बंटवारे का तमाशा उसके गांव तक भी पहुंच गया था। वह अंदर ही अंदर खुश थी कि लिन पिंगन ने उससे शादी करने से मना कर दिया था, वरना उसे भी उस खस्ताहाल टूटे फूटे घर में जाकर रहना पड़ता और झूठन खानी पड़ती। लिन पिंगन कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मैंने पैसे चुराए हैं? अगर तुम्हारी औकात नहीं है खरीदने की तो दूसरों के काम में टांग मत अड़ाओ। साउथ शेवन कहती है, जब तू इतना ही उछल रहा है तो निकाल अपने पैसे और खरीद कर दिखा। साउथ शेवन गुस्से से इतनी लाल पीली हो रही थी कि मानो उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही हों। पैसों का नाम सुनते ही उसने सनबिन की तरफ देखा और मक्खन लगाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। साउथ शेवन कहती है, सनबिन, तुम्हारे पास शादी के पैसे हैं ना? उन्हें निकालो और मुझे ये जूते दिलाओ। इसे दिखाओ कि मेरा आदमी इससे लाख गुना बेहतर है। लिन पिंगन कहता है, साउथ शेवन, क्या तू ये नहीं कह रही थी कि तेरे पेट में पल रहा बच्चा मेरा है और मुझे हर हाल में तुझसे शादी करनी ही पड़ेगी? और अब तुझे इस बच्चे का असली बाप मिल गया। लिन पिंगन ने यह बात जानबूझकर जोर से कही। दुकान में मौजूद हर कोई मुड़कर साउशेवन को देखने लगा और सेल्सवुमन की नजरें उसके पेट पर टिक गईं। साउशेवन कहती है, लिन पिंगन, किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ? मैं सनबिन से शादी कर रही हूँ। बकवास करना बंद करो। लिन पिंगन कहता है, बकवास? तो क्या तेरी माँ और तेरा बड़ा भाई कल मेरे घर आकर शादी का दबाव नहीं डाल रहे थे? पूरे गांव ने ये तमाशा देखा है। क्या तू इस बात से मुकर सकती है? सनबिन कहता है, तू लिन पिंगन है, तू अपने आप को समझता क्या है? ये जल्द ही मेरी पत्नी बनने वाली है, तू इसे मुझसे छीनना चाहता है? ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। लिन पिंगन कहता है, मुझे इस बेरंग लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है। एक प्रेग्नेंट औरत जो सिर्फ मुझे धोखा देने के लिए थी। मैं ऐसी लड़की से कभी शादी नहीं करूंगा। सनबिन, मुझे पता है तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तू वापस शहर लौटना चाहता है ना? अगर किसी ने तेरी शिकायत कर दी तो मुझे लगता है तेरा शहर लौटना मुश्किल हो जाएगा। सनबिन कहता है, नहीं, मैं बस स्यायुन के साथ एक छोटी सी शादी करूंगा। जब मैं शहर वापस लौटूंगा और इसे अपने माता पिता से मिलवाऊंगा तब हम एक बड़ी शादी करेंगे। इससे मेरे शहर लौटने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिन पिंगन कहता है, सच में साओ श्यावन, तुझे डर नहीं लगता कि अगर ये शहर लौट गया तो कभी वापस नहीं आएगा और फिर तुझे अपने इस बड़े पेट के साथ इस बच्चे को अकेले ही पालना पड़ेगा? कितनी तरस खाने वाली बात होगी। लिन पिंगन सोचता है, अगर मुझे सही से याद है तो पिछले जन्म में सनबिन का एक बेटा था जो सौशावन के बेटे से 1 साल छोटा था। लोग कहते थे कि जब वह शहर लौटा तो उसके माता पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। बाद में वो औरत मर गई। अगर सौशावन ने इसे वापस जाने दिया तो वह पक्का इसे धोखा देगा। सौशावन कहती है, तुम बस जल रहे हो क्योंकि मेरा सनबिन तुमसे बेहतर है। उसके पिता टेक्सटाइल फैक्ट्री के डायरेक्टर हैं। जब हम वापस जाएंगे तो मैं एक महारानी की तरह रहूंगी और तुम इसी गांव में सड़ते रहना और मक्की की रोटी चबाना। लिन पिंगन कहता है, महारानी, मुझे तो लगता है कि तू ही इस गांव में अकेले बच्चे को पालते हुए सड़ने वाली है। लिन पिंगन सोचता है, मैं इन दोनों कमीनों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। पहले इन्हें शादी करने दो, फिर इनकी बारी भी आएगी। अपने पिता और अस्पताल में भर्ती बांगन का ख्याल आते ही लिन पिंगन काम की बात पर लौट आया। लिन पिंगन कहता है, मैडम, मुझे एमएल के 2 डिब्बे, 1 किलो ब्राउन शुगर, वाइट रैबिट कैरमल के 2 पैकेट और जॉन यू ब्रांड की एक साइकिल दे दीजिए। सोसियावेन जोर से चिल्लाती है, एक साइकिल? तुम्हारे पास साइकिल का वाउचर है और तुम उसे खरीदने की हिम्मत भी कर रहे हो? लिन पिंगन ने इतना सारा सामान खरीद लिया था जो कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी और एक जॉन यू साइकिल की कीमत तो 160 युआन से भी ज्यादा थी। बिना किसी हिचकिचाहट के लिन पिंगन ने नोटों की वह मोटी गड्डी निकाली जो ब्रदर सांग ने उसे दी थी। उसने उसमें से साइकिल का वाउचर निकाला। लिन पिंगन कहता है, मैडम, क्या आप मुझे साइकिल अभी दे सकती हैं? सेल्सवुमन वाउचर देखकर सन्न रह गई। उसे संभलने में थोड़ा वक्त लगा। सेल्सवुमन कहती है, जी, मैं अभी लाती हूँ। जब लिन पिंगन बाहर निकला तो उसकी नई साइकिल सामान से लदी हुई थी। साओ शावेन गुस्से से कांपती हुई सुनबिन को घूर रही थी, जो उसके लिए 5 युआन के जूते खरीदने में भी कंजूसी कर रहा था। उसके दिल में कड़वाहट भर गई। उधर लिन पिंगान खुशी खुशी अस्पताल पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि उसकी दूसरी बहन कमरे के दरवाजे के पास रो रही थी। लिन पिंगान कहता है, दूसरी बहन, तुम रो क्यों रही हो? दूसरी बहन अपने आंसू पोंछते हुए रूंधे गले से कहती है, माँ ने पापा के इलाज के पैसे नहीं भरे हैं। पापा की हालत बहुत खराब है। उनके हाथ की चोट गहरी है और एक और ऑपरेशन की ज़रूरत है। डॉक्टर कह रहा है कि ठीक होने के लिए इम्पोर्टेड दवाइयाँ लानी पड़ेंगी, जिनकी कीमत 300 युआन है। हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? लिन पिंगन कहता है, मेरे पास पैसे हैं, चाहे जितनी भी कीमत हो, बस पापा ठीक होने चाहिए। दूसरी बहन ने खाली नज़रों से सिर हिलाया। दूसरी बहन कहती है, पिंगन, तुम्हें मुझे तसल्ली देने की ज़रूरत नहीं है। अगर और कोई रास्ता नहीं बचा तो मैं उस बेवकूफ़ लड़के से शादी कर लूंगी। दूसरी चाची ने कहा है कि वो दहेज के 300 युआन और घर का सामान देंगे। लिन पिंगन ने गंभीरता से अपनी त्योरियां चढ़ाई।
लिन पिंगम कहता है, दूसरी बहन, अब दोबारा कभी मत कहना कि तुम किसी बेवकूफ़ से शादी करोगी। तुम्हारे छोटे भाई के पास पैसे हैं, ये सिर्फ 300 युआन की ही तो बात है। लिन पिंगम ने नोटों की एक मोटी गड्डी निकाली और अपनी दूसरी बहन के हाथों में थमा दी। लिन पिंगम कहता है, ये लो 400 युआन, पापा के ऑपरेशन के पैसे भर दो, और बाकी पैसों से उनके लिए कुछ ताकतवर खाने पीने का सामान ले आना। दूसरी बहन उन पैसों को पकड़े हुए पूरी तरह से हैरान खड़ी थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। दूसरी बहन कहती है, पिंगान, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? लिन पिंगन की माँ ने अंदर से उनकी बातें सुन ली और तुरंत बाहर आ गई। अपनी बेटी के हाथों में इतने सारे पैसे देखकर उसने घबराकर दोनों को एक कोने में खींचा। उसने एहतियात के तौर पे इधर उधर देखा और अपनी आवाज़ धीमी कर ली। माँ कहती है, पिंगन, ये पैसे कहाँ से आए? तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया ना? अगर तुम पकड़े गए तो सीधा जेल जाओगे। उन्हें परेशान न करने के लिए लिन पिंगन ने अपनी माँ और बहन के कान में फुसफुसाते हुए बताया कि उसने नदी में मिला सोना बेच दिया है। माँ कहती है, ब्लैक मार्केट वाले तुम्हारी शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो तुम जेल जाओगे। छुपकर सोना बेचना गैर कानूनी है। अगर पकड़े गए तो वो तुम्हें अंदर कर देंगे। लिन पिंगन कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, ब्लैक मार्केट वालों को हमसे ज़्यादा डर रहता है कि कहीं हम उनकी शिकायत न कर दें। और वैसे भी हमारे हालात देखिए, पापा का हाथ ठीक करना सबसे ज़रूरी है, और ये पैसा एकदम सही वक्त पर काम आ रहा है। जब तक कोई कुछ नहीं बोलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। दूसरी बहन, जाओ जाकर ऑपरेशन के पैसे भर दो, और मैं अंदर जाकर पापा को देखता हूँ। माँ कहती है, तुम्हारे पापा को होश आ गया है। लिन पिंगन ने सिर हिलाया और जो सामान लाया था उसे लेना नहीं भूला। उसकी माँ ने जब इतना सारा सामान देखा तो वह फिर से चिंता में पड़ गई। माँ कहती है, तुम्हें यह सब कहाँ से मिला? क्या तुमने ये सब उसी पैसे से खरीदा है? तुम पैसे बचाना क्यों नहीं सीखते? तुम्हारे पिता को पैसों की ज़रूरत है, और तुम्हारी शादी के लिए भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। लिन पिंगन कहता है, माँ, पापा घायल हैं, उन्हें अच्छा खाना खाने की ज़रूरत है, और अब तो हमारे पास पैसे भी हैं। कुल मिलाकर 400 युआन है। अगर हम अस्पताल में 300 देते हैं तो 100 युआन बचेंगे। लिन पिंगन के पिता को होश आ गया था। अपनी पत्नी और बेटे को अंदर आते देख उनके पीले पड़े होंठ हिले। पिता कहते हैं, पिंगन, अपनी माँ को समझाओ, मेरा ऑपरेशन मत करवाओ। यह हाथ तो अब जा ही चुका है। इस पर इतने पैसे बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। एक हाथ के सहारे भी मैं जी लूंगा। तुम्हारी शादी तो शायद ना करा पाऊं, लेकिन ठीक होते ही मैं खेतों में काम करना शुरू कर दूंगा। लिन पिंगन कहता है, पापा, आप उन लुगानों के बच्चे को बचाते हुए घायल हुए हैं, तो फिर पैसे वो क्यों नहीं दे रहे? और ऊपर से उन्होंने परिवार का बंटवारा कर दिया और पल्ला झाड़ लिया। मैं घर जाकर उनसे हिसाब मांगूंगा। दादाजी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जिए या मरे। लिन पिंगन के पिता, जिनका हाथ लकड़ी की खपचियों में बंधा हुआ था, बोलते हुए उत्तेजित हो गए और बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगे। उनकी माँ उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ी। माँ कहती है, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम अपनी हालत और खराब करना चाहते हो? चुपचाप बिस्तर पर लेटे रहो। पैसों की चिंता तुम्हारी नहीं है। पिंगन ने तुम्हारे ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम कर लिया है। दूसरी बेटी पैसे भरने गई है। लिन पिंगन कहता है, माँ सच कह रही है। पापा, पैसों की फिक्र मत कीजिए। जब आप अस्पताल से छुट्टी लेकर आएंगे तो हम नए घर में शिफ्ट होंगे। पिता कहते हैं, पिंगन, मैं अपना एक हाथ खो सकता हूँ, लेकिन तुम किसी भी गलत काम में शामिल नहीं हो सकते। तुम इस परिवार की उम्मीद हो। तुमने इतनी मेहनत से यूनिवर्सिटी में जगह बनाई है। तुम सब कुछ बर्बाद नहीं कर सकते। लिन पिंगम कहता है, पापा, मेरे बड़े भाई की बातों पर ध्यान मत दीजिए। मैं किसी परिवार का घर जमाई नहीं बनाऊं। बस दादी और बड़े चाचा ने कुछ पैसे जमा किए हैं। पिता कहते हैं, उन्हें ऑपरेशन के पैसे वापस कर दो। हम ये नहीं करेंगे। ये पैसा तुम्हारी यूनिवर्सिटी और शादी के लिए है। लिन पिंगम का दिल भारी हो गया। वह सच में सारे पैसे निकालकर उन्हें दिखाना चाहता था, लेकिन आसपास और भी लोग थे। लिन पिंगम कहता है, पापा, अगर आप अपना हाथ ठीक नहीं कराएंगे तो मैं भी यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा और ना ही शादी करूंगा। जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, एक बेटे के रूप में मैं कभी चैन से जी नहीं पाऊंगा। लिन पिंगन के पिता, जो अपने बेटे की पढ़ाई को सबसे ऊपर मानते थे, इन बातों के आगे रुक गए। कमरे मौजूद बाकी लोग भी उसे तारीफ की नज़रों से देखने लगे। भाई सहन करिया, आई ट्रीम टू बी डेड बॉक्स। एक आदमी कहता है, मेरे दोस्त, तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, वो वफादार है। बेहतर होगा कि तुम अपना ऑपरेशन करवा लो, वरना उसे जिंदगी भर इसका पछतावा रहेगा। एक औरत कहती है, सच कहा नौजवान, मैं देख सकती हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। अगर सच में तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मैं तुम्हें उधार दे सकती हूँ। जिस औरत ने बात की वो करीब 40 साल की थी। उसका रंग गोरा था और हाथों में कोई खुरदरापन नहीं था। ये साफ था कि वो शहर से आई है। अगर वो पैसे उधार देने की पेशकश कर रही थी तो जाहिर है कि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी।
लिन पिंगन कहता है, शुक्रिया आंटी, अभी के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। बिस्तर के सिरहाने से उस औरत के पति ने मुस्कुराते हुए कहा। पति कहता है, बेटे डरो मत, मेरा नाम फेंग शांगजिन है, मैं काउंटी गारमेंट फैक्ट्री का डायरेक्टर हूँ। मेरी पत्नी ने सुना है कि तुम्हें परिवार से अलग कर दिया गया है और बिना एक पैसा दिए पुराने घर में धकेल दिया गया है। उसे यह भी पता चला है कि तुम्हें सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला है और तुम इतने आज्ञाकारी हो। मेरी पत्नी सच में तुम्हारी मदद करना चाहती है। लिन पिंगन ने बिस्तर के पास खड़े अधेड़ उम्र के आदमी को त्योरियां चढ़ाकर देखा। लिन पिंगन कहता है, आप काउंटी गारमेंट फैक्ट्री के डायरेक्टर फोंग शांगजिन हैं। फोंग शांगजिन कहता है, बेटे तुम मुझे जानते हो, अगर पैसों की ज़रूरत है तो बस आंटी को बता दो, हमारे पास यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन 300 या 500 युआन कोई बड़ी बात नहीं है। लिन पिंगन कहता है, अंकल फेंग, क्या आपको प्रांतीय राजधानी से कोई ऐसा ऑर्डर नहीं मिला है जहां क्लाइंट ने अपना खुद का फैब्रिक इस्तेमाल करने की शर्त रखी है और आधी रकम पहले ही दे दी है? क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है? फंग शानजिन कहता है, मैंने कल ही राजधानी की कंपनी से बातचीत पूरी की है, मैं आज दोपहर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला था। बेटे तुम्हें यह सब कैसे पता? लिन पिंगन कहता है, अंकल फोंग, मुझसे यह मत पूछिए कि मुझे कैसे पता, क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है? लिन पिंगन की आवाज़ में थोड़ी बेचैनी थी। अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया होता तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। फोंग शांगजिन ने त्योरियां चढ़ाई और असंतोष से लिन पिंगन की तरफ देखा। उसकी पत्नी अपने पति की उलझन भांपकर माहौल को हल्का करने के लिए बीच में बोल पड़ी। आंटी कहती हैं, असल में हमें आज ही साइन करना था, लेकिन क्योंकि मैं गिर गई और मेरे पैर में चोट लग गई तो ये मुझे अस्पताल ले आए, इसलिए हमने फैसला किया कि हम कल साइन करेंगे। लिन पिंगान कहता है, बहुत बढ़िया, अभी साइन नहीं हुआ है। अंकल फेंग, आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते, राजधानी की कंपनी दिवालिया होने की कगार पर है। आप जो कपड़े बनाएंगे उन्हें खरीदने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं होंगे। रिपोर्टों के मुताबिक फेंग लियांगो ने इस ऑर्डर के लिए अपना घर और अपनी कपड़ों की फैक्ट्री गिरवी रख दी थी, लेकिन राजधानी की कंपनी पहले ही दिवालिया होने की कगार पर थी और पैसे चुकाने में असमर्थ थी। उसकी पत्नी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसने हर चीज में आग लगा दी। फैक्ट्री दिन रात जलती रही और वह खुद और सारे कपड़े राख के ढेर में बदल गए। फोंग शांगजिन कहता है, यह नामुमकिन है। मेरे छोटे भाई ने इस पार्टनरशिप को पाने के लिए बहुत मेहनत की है। इतनी डराने वाली बातें मत करो, फैक्ट्री के आधे शेयर उसके पास है। अगर वो कंपनी सच में दिवालिया हो गई तो उसे भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। लिन पिंगन को एक और बात याद आई। फोंग लियांगो को कभी अपना घर और फैक्ट्री गिरवी रखने की नौबत नहीं आती अगर उसका छोटा भाई पार्टनरशिप खत्म करके फैक्ट्री के आधे शेयरों की कीमत ना मांगता। कोई और चारा न होने पर उन्होंने घर गिरवी रख दिया था। फोंग लियांगो की मौत के बाद उसके छोटे भाई ने एक नई गारमेंट फैक्ट्री खोली और एक शानदार जिंदगी जी। लिन पिंगन कहता है, अंकल चाहे आप मुझ पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन किसी को भेजकर उस कंपनी की माली हालत का पता करवा लीजिए, तब सब कुछ साफ हो जाएगा, है ना? लिन पिंगन की गंभीरता देखकर फेंग शांगजिन सोच में पड़ गया। आंटी कहती हैं, सुनो, यह नौजवान सही कह रहा है। तुम्हारा छोटा भाई आजकल पार्टनरशिप खत्म करने की बात कर रहा था और अचानक वह ये ऑर्डर लेकर आ गया, किसी को राजधानी भेजकर पता लगाओ। अगर कोई गड़बड़ हुई तो हमारी फैक्ट्री कभी नहीं उठ पाएगी। फैब्रिक की आधी कीमत 15,000 युआन है। ये मेरी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई है। अगर हमने ये गवा दिया तो मैं कभी उबर नहीं पाऊंगी। फोंग शामजीन कहता है, मैं पहले किसी को राजधानी भेजकर पता करवाता हूँ। अगर तुम्हारी बात सच निकली और तुमने हमारी फैक्ट्री को बचा लिया तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। लेकिन अगर पता चला कि तुमने मुझे जानबूझकर धोखा दिया है तो मैं तुम्हें कभी पैसे उधार नहीं दूंगा। लिन पिंगन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने उन्हें नेक इरादे से चेतावनी दी थी। वे उस पर विश्वास करें या न करें ये उनकी समस्या थी। जहां तक उधार के पैसों की बात है, उसे अब उनकी जरूरत नहीं थी। अब उसने गौर किया कि फेंग यांग जून की पत्नी उसे देख रही है। आंटी कहती हैं, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? इस लड़के ने तुम्हें नेक इरादे से आगाह किया है। नौजवान, उसकी बात मत सुनो। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो अपनी आंटी को बताना। लिन पिंगन मुस्कुराया और सिर हिलाकर उनकी बातों को टाल दिया। उसने वे जूते निकाले जो उसने खरीदे थे। लिन पिंगन कहता है, माँ, दूसरी बहन, ये तुम्हारे लिए है, पहन कर देखो। माँ कहती है, पिंगन, ये जूते तो बहुत महंगे हैं। एक जोड़ी की कीमत 5 युआन है। मैंने ऐसे जूते सिर्फ अपनी शादी के दिन पहने थे। इतने महंगे जूते, और तुमने 3 जोड़े खरीद लिए। इन्हें वापस कराओ, मेरे और तुम्हारे पास पहले से ही जूते हैं। लिन पिंगन कहता है, माँ, ये जूते सेल में थे, इन्हें वापस नहीं किया जा सकता। तुम्हारे पुराने जूते फट चुके हैं, अब नए जूते पहनने का वक्त आ गया है। लिन पिंगन की माँ ने अपनी बेटी की आंखों में वह ललक देखी। चूंकि उन्हें वापस करने का कोई तरीका नहीं था तो उसने वे जूते लिए और अपनी बेटी को दे दिए। माँ कहती है, तुम ये दोनों जोड़े रख लो और बदल बदल कर पहनना, इन्हें संभाल कर रखना। दूसरी बहन कहती है,
मुझे सिर्फ एक ही जोड़ी चाहिए। पागल, मैं तुम्हें दो दे रही हूँ और तुम ले नहीं रही हो। तुम्हें और क्या चाहिए? लिन पिंगन की माँ ने जबरदस्ती जूते अपनी बेटी के हाथों में थमा दिए, ये देखते हुए कि वे एक दूसरे को जूते पकड़ा रहे थे। लिन पिंगन परेशान हो गया ये देखकर कि उसकी माँ अभी भी हिचकिचा रही थी। उसने बीच में दखल दिया। लिन पिंगन कहता है, माँ, अगर तुम मेरे वाले जूते दूसरी बहन को दे दोगी तो वो उसे फिट नहीं आएंगे। उसके जूतों का साइज 38 है। दूसरी बहन कहती है, हाँ बिल्कुल, मेरा साइज तो 37 है। माँ कहती है, लेकिन दूसरी बहन कहती है, माँ, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे लिए खरीदे हैं। ये उसका प्यार जताने का तरीका है। आखिरकार लिन पिंगन की माँ मान गई। लिन पिंगन ने अपनी जेब से ब्राउन शुगर, माल्ट एक्सट्रैक्ट, डिब्बाबंद खाना और जो कुछ भी खरीदा था उसे निकालकर मेज पर रख दिया। लिन पिंगन कहता है, पापा, बड़े भाई, आप घायल हैं, अच्छे से खाइए, बिल्कुल संकोच मत कीजिए। एक बार आप ठीक हो जाएं तो हम सब मिलकर पैसे कमाएंगे। दूसरी बहन ने देखा कि बैग में लाल सूती जूतों की एक और जोड़ी थी। दूसरी बहन कहती है, पिंगन, तुम जरा भी वक्त बर्बाद नहीं कर रहे हो, अभी से अपनी होने वाली पनी के बारे में सोच रहे हो। जाओ जल्दी से उसे देकर आओ। बंगन गूंगी जरूर है, लेकिन वो एक बहुत अच्छी लड़की है। वो 100 शावन से लाख गुना बेहतर है। लिन पिंगन कहता है, ठीक है, मैं पहले उसे दे आता हूँ, मैं अभी वापस आया। वो पहली मंजिल पर गया और कमरे का दरवाजा धकेला। बंगन की काली और चमकदार आंखें उस पर टिक गईं। बिस्तर पर तांग सैन को होश में देखकर वो उनका हालचाल पूछने आगे बढ़ा। लिन पिंगन कहता है, आंटी, आप अब कैसा महसूस कर रही हैं? तांग सैन कहती है, पिंगन, तुम आ गए। मेरी बेटी से जल्द शादी कर लो। उसकी दादी उसकी शादी किसी बेवकूफ़ से कराना चाहती है। लिन पिंगन कहता है, आंटी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बांगन के साथ अपनी शादी की बात करने ही आया हूँ। मैंने बांगन को जो दुख पहुंचाया है उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं पूरे धूमधाम से उससे शादी करूंगा। ताइंगसान कहती है, मेरी बेटी भले ही बोल नहीं सकती, लेकिन वो कोई बुरी इंसान नहीं है। उसे खेतों में काम करना आता है, सिलाई करनी आती है, वह सब कुछ जानती है। मुझे पता है कि तुम पढ़े लिखे हो। उससे शादी करने से तुम्हारा रुतबा कम होगा। हम दहेज में कुछ नहीं मानते, हम बस इतना चाहते हैं कि तुम उसके साथ अच्छा बर्ताव करो। सौ बांगन पास ही रोते हुए इशारे कर रही थी, लेकिन लिन पिंगन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लिन पिंगन कहता है, आंटी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बंगन से शादी करना मेरी खुशकिस्मती है। दहेज 300 युआन होगा और साथ में घर का सामान भी दिया जाएगा। जो दूसरों को मिलता है बंगन को उससे कम कुछ नहीं मिलेगा। टैंग सैन कहती है, क्या 300? हमने इतने बड़े दहेज की मांग नहीं की। और फिर अगर तुम इतना सब दोगे भी तो बांगन उसे अपने साथ नहीं ले जा पाएगी। उसकी दरी सब कुछ अपने पास रख लेगी। उसके बाद तुम लोग गुजारा कैसे करोगे? लिन पिंगन कहता है, आंटी, आप चिंता मत कीजिए, वो दहेज मैं आपको दूंगा, 100 परिवार को नहीं। इस दहेज से उनका क्या लेना देना? जब हमारी शादी हो जाएगी तो आप हमारे साथ आकर रहेंगी। आपके पति बहुत पहले गुजर गए, अब से हम आपकी देखभाल करेंगे। तांग सैन कहती है, पिंगन, तुम्हारी नीयत साफ है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे परिवार की भी मुश्किलें हैं। बेहतर होगा कि मैं तुम पर बोझ न बनूं। मैं एक अकेली बूढ़ी औरत हूँ, मैं कहीं भी रह सकती हूँ जब तक तुम दो खुश हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लिन पिंगन टैंग सैन की चिंताओं को समझ रहा था। लिन पिंगन कहता है, आंटी, हमारे परिवार का दादाजी से बंटवारा हो चुका है। जब हम अपना नया घर बनाएंगे तो वहाँ बहुत जगह होगी। आप अपनी पसंद का कमरा चुन सकती हैं। आंटी, मेरे पास पैसे हैं, मैं 300 युआन और घर का सामान सब ले आऊंगा। जैसे ही मैं अस्पताल से बाहर आऊंगा मैं उसका हाथ मांगने आऊंगा। टैंग सान कहती है, तुम्हें इतना सब लाने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हारा आना ही काफी होगा। अगर तुम इतना सामान लाओगे तो सब कुछ वापस नहीं ले जा पाओगे, बेवकूफ। जाते समय लिन पिंगन ने अपनी जेब से ब्राउन शुगर और डिब्बाबंद खाना निकाला और मेज पर रखना शुरू कर दिया, इस डर से कि कहीं तांग सन उसे ये सब वापस ले जाने के लिए न कह दे। सामान रखते ही वह तेजी से बाहर निकल गया। साओ बांगन उसे अलविदा कहने के लिए दौड़ी। जब उसने दरवाजा खोला तो लिन पिंगन वहीं खड़ा था। उसके हाथ में लाल जूतों की एक जोड़ी थी। लिन पिंगन कहता है, बंगन, ये जूते तुम्हारे लिए हैं, देखो तुम्हें फिट आते हैं या नहीं। साओ बंगन मना करना चाहती थी, लेकिन लिन पिंगन ने कहा कि वे सेल में थे और वापस नहीं हो सकते। शर्माते हुए चेहरे के साथ साओ बंगन ने जूते ले लिए। लिन पिंगन ने अपनी जेब से 10 बड़े नोट निकाले और उसके हाथ में रख दिए। लिन पिंगन कहता है, मैं कल आऊंगा, अपने आप को किसी चीज की कमी मत होने देना। मेरे पास पैसे हैं। सौ बंगन उन्हें लेना नहीं चाहती थी। लिन पिंगन ने उसका हाथ पकड़ लिया। लिन पिंगन कहता है, ये पैसा किसी इमरजेंसी के लिए अपने पास रखो, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। अगर तुम इसे नहीं लोगी तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। वह घबरा गई और उसने सिर हिलाकर हाँ कर दी। लिन पिंगन सोचता है, मेरी होने वाली पत्नी सच में कितनी प्यारी है। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए और बगल वाले कमरे से गुजरते हुए लिन पिंगान संभला और अंदर गया।
लिन पिंगन कहता है, माँ रात होने वाली है। आज रात मैं पापा और बड़े भाई के पास रुकता हूँ। तुम और दूसरी बहन घर जाओ। माँ कहती है, तुम और तुम्हारी दूसरी बहन घर जाओ, मैं रुकूंगी। तुम्हारे पापा इस हालत में हैं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। दूसरी बहन, घर जाओ और अपने छोटे भाई का अच्छे से ख्याल रखना। दूसरी बहन कहती है, माँ तुम फिक्र मत करो पिंगान, चलो जल्दी घर चलते हैं। दूसरी बहन लिन पिंगन को दरवाजे की तरफ खींचने लगी। बाहर पहुंचकर लिन पिंगन एक चमचमाती नई साइकिल लेकर आया। लिन पिंगन कहता है, बैठो मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ। दूसरी बहन कहती है, पिंगान ये साइकिल कहाँ से आई? जिसकी भी है उसे फौरन वापस कराओ। लिन पिंगन कहता है, दूसरी बहन ये मैंने खरीदी है। बैठो, शाओ आन घर पर हमारा इंतजार कर रहा होगा। ये कोई मजाक नहीं था। ये देखकर दूसरी बहन साइकिल पर बैठ गई। खाने के एक ठेले के पास से गुजरते हुए लिन पिंगन ने 10 मीट बंस खरीदे। वैसे आमतौर पर ऐसे 3 बड़े बंस उसका पेट भरने के लिए काफ़ी होते थे। लिन पिंगन कहता है, घर देर से पहुंचने का मतलब है कि खाना नहीं बनाना पड़ेगा। दूसरी बहन कहती है, पिंगन क्या हम सच में मीट बंस खा सकते हैं? लिन पिंगन कहता है, दूसरी बहन अब से हम रोज़ ऐसा ही खाना खाएंगे जब तक तुम मीट बंस खा खा कर बोर नहीं हो जाती। दूसरी बहन कहती है, मुझसे मजाक मत करो, तुम्हें हमारी हालत पता है। अच्छा होगा अगर तुम थोड़े पैसे बचा कर रखो। जब वे दोनों साइकिल से घर पहुंचे तो वहां का नज़ारा देखकर लिन पिंगन गुस्से से फट पड़ा। आंगन में लिन श्या दर्द से चीख रहा था और दूसरी चाची उसके कान मरोड़ते हुए उसे गालियां दे रही थी। दूसरी चाची कहती है, कमीने, मैंने तुझे मुर्गियों को खिलाने के लिए केंचुए लाने को कहा था और तू सिर्फ इतने से लेकर आया और ऊपर से जुबान लड़ाता है। परिवार के बंटवारे का मतलब ये नहीं है कि अब तुझे काम नहीं करना पड़ेगा। ये मेरा घर है, अगर तू यहाँ रहता है तो तुझे काम करना पड़ेगा, परजीवी कहीं के। इस दौरान दादाजी और दूसरा चाचा आराम से मेज पर खाना खा रहे थे, बिना एक बार भी नजरें उठाए। लिन पिंगन दौड़ता हुआ अपनी साइकिल से उतरा और उसने दूसरी चाची को जोर से धक्का दिया। लिन पिंगन कहता है, यहाँ परजीवी कौन है? तुम लोग आराम से खाना खा रहे हो और मेरे भाई को पीट रहे हो। हमारा पहले ही बंटवारा हो चुका है, हर कोई अपना अपना काम करता है। लिन स्या जो केचुए ढूंढता है वो हमारी मुर्गियों के लिए भी काफ़ी नहीं होते। मेरा परिवार तुम्हारा नौकर नहीं है। दूसरी चाची जोर का धक्का लगने से जमीन पर गिर पड़ी। वो गुस्से भरी आंखों से लिन पिंगन को घूरने लगी। आंगन में लिन के दादाजी ने अपनी चॉपस्टिक्स मेज पर जोर से पटकी। दादाजी कहते हैं, तो ये क्या कर रहा है? आज जो हुआ, क्या तुझे उस बात पर जरा भी शर्म नहीं है? लिन परिवार ने ऐसे लड़के को पाला है? बूढ़ा लिन गुस्से से हाँफ रहा था। दादाजी कहते हैं, दूसरे चाचा। लिन के दूसरे चाचा ने अपने भतीजे को गुस्से से देखा। लिन पिंगन ने उन्हें तिरछी नजर से देखा और सख्ती से कहा। लिन पिंगन कहता है, दादाजी, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी इज्जत करूं तो पहले आपको बड़ों जैसा बर्ताव करना होगा। आपने देखा कि दूसरी चाची मेरे भाई को मार रही थी। शाओ आन दर्द से चीख रहा था। उस वक्त घर के बड़े कहाँ थे? और अब जब मैं बीच बचाव कर रहा हूं तो आप मुझ पर बरस रहे हैं। बूढ़ा लिन अपने ही पोते से इस तरह की बातें सुनकर सीधे एक लोहे के औजार की तरफ बढ़ा जो एक कोने में पड़ा था। वह लिन पिंगन को मारने ही वाला था। लिन पिंगन ने उसे आते हुए देखा और हवा में ही उस औजार को कर लिया। लिन पिंगन कहता है, दादाजी, जब आपने परिवार का बंटवारा किया था तो क्या आपने एक बार भी हमारे जीने मारने के बारे में सोचा था? मेरे पापा और भाई अस्पताल में हैं। क्या आपने एक बार भी उन्हें देखने जाने की जहमत उठाई? मेरे पापा भी तो आपके बेटे हैं। आप इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं और अब आप मुझ पर अपना रौब झाड़ना चाहते हैं? क्या आप इसके लायक भी हैं? दादाजी कहते हैं, बदतमीज, तेरी अपने दादाजी से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? उसने लोहे के औजार को जोर से अपनी तरफ खींचा, लेकिन लिन पिंगन के हाथों में वह टस से मस नहीं हुआ। बूढ़े का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दादाजी कहते हैं, योंग, तू बुत बनकर क्यों खड़ा है? तू देख रहा है कि तेरे बाप और तेरी बीवी पर हमला हो रहा है और तू बस खड़ा है। आ और इस बिगड़े हुए लड़के को सबक सिखाने में मेरी मदद कर। लिन योंग उठा और उसने लिन पिंगम को मुक्का जड़ दिया। लिन पिंगम ने तुरंत बूढ़े लिन को अपनी ढाल बना लिया। योंग का मुक्का सीधे बूढ़े लिन के शरीर पर लगा। बूढ़ा दर्द से कराहता हुआ मुड़ा और चिल्लाया। दादाजी कहते हैं, लिन, तू किसे मार रहा है? अकल के अंधे, ये वो है या मैं हूं? मुझे चोट लगी है। लिन योंग कहता है, पापा, मैं सच में आपको नहीं मारना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि आप बीच में आ जाएंगे। आप ठीक हैं? दादाजी कहते हैं, क्या अस्पताल में पहले से ही काफ़ी लोग नहीं हैं? ऐसा लगता है तो अभी तक मरा नहीं है। पकड़ इसे। अगर मैंने आज इसे सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम लिन नहीं। कमीने, आज मैं तुझे वह सजा दूंगा जो तेरे माँ बाप ने तुझे कभी नहीं दी। लिन पिंगन के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। अपने पिछले जन्म में जब वो पूरे देश में व्यापार करता था तो अक्सर लोगों से उसकी भिड़ंत होती रहती थी, इसलिए उसने लड़ाई की कुछ तकनीकें सीख ली थीं। उसने अपने चेहरे पर आने वाले मुक्के को चकमा दिया और अपने दूसरे चाचा को एक जोरदार लात रसीद कर दी। लिन योंग को संभलने का मौका ही नहीं मिला और वह औंधे मुंह गिर पड़ा।
दादाजी कहते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने दूसरे चाचा को मारने की। लिन यॉन्ग उठा और लिन पिंगन पर झपटा। लिन पिंगन ने पलटवार किया और कुछ ही मुक्कों और लातों में उसे जमीन पर सुला दिया। लिन पिंगन कहता है, दूसरे चाचा, हमारे परिवारों का बंटवारा हो चुका है। आप ही थे जिन्होंने हमारे काम में टांग अड़ाई। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं आप लोग से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लूंगा। इतना कहकर लिन पिंगन अपनी दूसरी बहन और शाओ आन को लेकर वहां से चला गया। बूढ़े लिन और उसके बेटे को मार खाए नीले पड़े चेहरों के साथ वहीं छोड़कर अपने कमरे में वापस आकर दूसरी बहन ने वो बंस निकाले जो वह लाई थी। दूसरी बहन कहती है, शाओ आन, तुम्हें भूख लगी होगी, लो एक बन खा लो। शाओ आन कहता है, इस बन में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इसके अंदर मीट भी भरा है। लिन पिंगम ने जल्दी से गर्म पानी ढूंढा लेकिन देखा कि थर्मस गायब था। शवान ने धीमी आवाज में अपनी गलती मानी, दूसरे भैया, ये मेरी गलती है, मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए था, मैंने थर्मस खो दिया। लिन पिंगन कहता है, कोई बात नहीं, अगर वो खो गया है तो हम नया खरीद लेंगे, मेरे पास पैसे हैं, आराम से अपना बन खाओ। दूसरी बहन कहती है, ये जरूर दूसरी चाची का काम होगा, उसी ने लिया होगा, मैं जाकर उससे मांगती हूँ। लिन पिंगन कहता है, अगर तुम जाओगी भी तो वो अब तक उसे छुपा चुकी होगी, मैं कल नया ले आऊंगा। तीनों ने अपना खाना खत्म किया। फिर लिन पिंगन ने एक प्लास्टिक का थैला मेज पर रखा। दूसरी बहन कहती है, पिंगन, इस थैले में सुअर का चारा क्यों है? लिन पिंगन कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए शोर मत मचाना, अपने मुंह पर हाथ रख लो, एक आवाज भी नहीं आनी चाहिए। दोनों ने पूरे यकीन के साथ सिर हिलाया। लिन पिंगन ने ऊपर से चारा हटाया तो नीचे बड़े नोटों की एक गड्डी दिखाई दी। दूसरी बहन कहती है, बड़े भैया, इतने सारे पैसे, इससे हम कितने बंस खरीद सकते हैं और हम पापा की बीमारी का इलाज भी करा सकते हैं। तीनों एक पल के लिए खुशी से झूम उठे, फिर चिंता वापस आ गई। दूसरी बहन कहती है, सही कहा, हम इतने सारे पैसे कहाँ छुपाएंगे? वो डायन, दूसरी चाची, जरूर हमारे सामान की तलाशी लेने आएगी। लिन पिंडन कहता है, कल मैं सेक्रेटरी सांग से मिलने जाऊंगा, मैं उनसे घर बनवाने में हमारी मदद करने के लिए कहूंगा। मैं उन्हें 500 दे दूंगा, बाकी के 1500 मैं कल बैंक में जमा करा दूंगा। दूसरी बहन कहती है, ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। इस प्लास्टिक के थैले के साथ अगर तुम न बताओ तो कोई अंदाज भी नहीं लगा सकता कि इसके अंदर पैसे हैं। लिन पिंगन ने शाओआन को प्यार से देखा। लिन पिंगन कहता है, शाओआन, कल तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे लिए एक स्कूल बैग और कापियां लाएगा, तुम भी स्कूल जाओगे। शाओआन कहता, सच में? दूसरे भैया, मैं स्कूल जाऊंगा। अगले दिन सुबह जल्दी लिन पिंगन गांव के सेक्रेटरी सांग के पास पहुंचा। सेक्रेटरी सांग अपने घर पर ही थे। उसे देखकर उन्होंने उसे अंदर बुला लिया। सेक्रेटरी सांग कहते हैं, पिंगन, तुम्हारे पापा कैसे हैं? लिन पिंगम कहता है, वो बेहतर हैं, बहुत बेहतर हैं। सेक्रेटरी सांग, आज मैं आपसे एक मदद मांगने आया हूँ। सेक्रेटरी सांग कहते हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सेक्रेटरी सांग को सब पता है। ये लो, ये 50 युआन रखो, इन्हें अपने पापा के इलाज में लगाओ। तुम्हारे दादाजी ने सच में बहुत बुरा बर्ताव किया है, लेकिन तुम्हारे पिता की बीमारी का इलाज होना चाहिए। मैं गांव वालों से बात करूंगा कि हर कोई अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा योगदान दे। तुम्हारा एडमिशन सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में हुआ है, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। लिन पिंगन कहता है, सेक्रेटरी सांग, मैं पैसे उधार लेने नहीं आया हूँ, मेरे पापा के ऑपरेशन का खर्चा पहले ही भर दिया गया है। अस्पताल में एक बहुत भले इंसान ने हमें पैसे उधार दिए हैं। लिन पिंगन ने पैसे सेक्रेटरी को वापस कर दिए। सेक्रेटरी सांग कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि उसने बदले में तुमसे कुछ नहीं मांगा होगा। लिन पिंगन कहता है, क्या वो गारमेंट फैक्ट्री के डायरेक्टर नहीं है? उन्होंने बस हमारी मजबूरी देखी और मदद करना चाहिए। उन्होंने मुझे 1000 युआन उधार दिए हैं, हमारे पास अभी 500 बचे हैं। मेरे पापा और माँ ने कहा है कि पुराना घर अब रहने लायक नहीं है और वो चाहते हैं कि आप एक नया घर बनवाने के लिए मजदूर ढूंढने में हमारी मदद करें। सेक्रेटरी सांग कहते हैं, मैं समझ गया, गारमेंट फैक्ट्री के डायरेक्टर, मैं उन्हें नहीं जानता, वो हमारी काउंटी के एक भले इंसान है। ये 500 युआन अपने पास रखो, मैं तुम्हारे लिए घर बनवाऊंगा और वो बहुत शानदार होगा। सेक्रेटरी सांग ने हंसते हुए पैसे ले लिए और मदद का वादा किया। लिन पिंगन घर वापस आ गया। लिन पिंगन कहता है, जब हम खाना खा लेंगे तो मैं गांव जाकर काम ढूंढूंगा। दूसरी बहन कहती है, मैं अस्पताल जाकर आई हूँ। वो कैसे हैं? भले ही तुम्हारे पास इतने पैसे हों पिंगन, लेकिन खर्चे भी बहुत हैं, हमें और पैसे कमाने होंगे, और वो भी जल्दी। लिन पिंगन कहता है, बड़ी बहन, आज मेरे साथ चलना, हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे। दूसरी बहन कहती है, मुझे बताओ क्या करना है, जब तक ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है हम करेंगे। लिन पिंगन ने वो सामान निकाला जिसका इस्तेमाल वो पहले मछली पकड़ने के लिए ब्लास्ट करने वाले डेटोनेटर बनाने में करता था। उसने अपनी बड़ी बहन और छोटे भाई को पड़ोसी से मछली पकड़ने वाले जाल और एक ठेला लाने को कहा, और जब सब कुछ तैयार हो गया तो वे तीनों नदी की तरफ चल पड़े। दूसरा चाचा बड़बड़ाता है, कमीने कहीं के, ये घर से बाहर ही क्यों नहीं मर जाते ताकि कभी लौट कर ही ना आए।
उस आदमी ने उन्हें गुस्से से दूर जाते हुए देखा। जब वह मुड़ा तो उसकी नज़र एक कोने में चमकती हुई नई साइकिल पे पड़ी। उसकी आंखें चमक उठीं। दूसरा चाचा सोचता है, ये चीज़ कहाँ से आई? कहीं लिन पिंगन ने इसे चुराया तो नहीं? उसके पास साइकिल खरीदने के पैसे कहाँ से आएंगे? मैं अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ ताकि वो जेल में सड़े। कमीने लड़के जेल जाने के लिए तैयार हो जा। लिन का चाचा गुस्से से साइकिल के ताले को घूर रहा था। वह पुलिस स्टेशन जाकर उसकी शिकायत करने के लिए बड़े बड़े कदम उठाता हुआ काउंटी टाउन की ओर निकल पड़ा। दूसरी तरफ नदी पर जी तोड़ मेहनत कर रहे तीनों भाई बहनों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि घर पर क्या हो रहा है। वे खुशी खुशी धमाकों से मछलियां पड़ रहे थे और उन्हें इकट्ठा कर रहे थे। उन्होंने चारों जाल लबालब भर लिए और फिर घर की तरफ चल दिए। तीनों का दिल खुशी से भरा हुआ था। तभी अचानक गांव के एंट्रेंस पर बूढ़ी वांग ने उनका रास्ता रोक लिया। बूढ़ी वांग कहती है, पिंगन, क्या तुमने किसी की साइकिल चुराई है? जल्दी करो, पुलिस तुम्हारे घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। लिन पिंगन कहता है, क्या हुआ दादी, पुलिस हमारे घर क्यों आई है? बूढ़ी वांग कहती है, तुम्हारा दूसरा चाचा वो शहर के पुलिस स्टेशन गया था ये बताने के लिए कि पिंगन ने एक साइकिल चुराई है और उसे आंगन में छिपा रखा है। पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए घर पर इंतजार कर रही है। जल्दी करो। तुम्हारा दूसरा चाचा सच में बहुत बुरा इंसान है। वो सच में पिंगन को जेल भेजना चाहता है। लिन पिंगन कहता है, हमें बताने के लिए शुक्रिया दादी, ये साइकिल चोरी की नहीं है, ये मैंने खरीदी है। मैं पुलिस को सब समझा दूंगा। लिन पिंगन ने ठेला उठाया और आगे बढ़ गया। बूढ़ी वांग उसे इतना कॉन्फिडेंट देखकर थोड़ी आश्वस्त हुई और वह भी उनके घर की तरफ चल दी। आंगन में कदम रखते ही दूसरी चाची गुस्से में बाहर आई और उसने लिन पिंगन का हाथ कसकर पकड़ लिया। दूसरी चाची कहती है, इंस्पेक्टर साहब, यही है वो, इसी ने साइकिल चुराई है और उसे यहाँ लाया है। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लिन पिंगन कहता है, इंस्पेक्टर साहब, ये साइकिल मैंने खरीदी है, चुराई नहीं है। दूसरी चाची कहती है, तूने खरीदी है? किसे बेवकूफ़ बना रहा है? तेरे पास पैसे हैं, तू अपने बाप और भाई के अस्पताल का बिल भी नहीं भर सकता और तेरे पास साइकिल खरीदने के पैसे आ गए? इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार कर लीजिए और जेल में डाल दीजिए। लिन पिंगन कहता है, दूसरी चाची, मेरे पिता आपके बेटे की वजह से घायल हुए हैं। आपने एक पैसा भी नहीं दिया। आपने दादाजी को हमें परिवार से बेदखल करने के लिए उकसाया और अब आप चाहती हैं कि यह इंस्पेक्टर मुझे गिरफ्तार कर ले। आखिर आप चाहती क्या है? दूसरी चाची को कुछ अनहोनी की आशंका हुई, लेकिन पुलिस वहां मौजूद थी। साइकिल चोरी की हो या ना हो, इस लड़के को कबूल करना ही होगा। इंस्पेक्टर कहता है, अगर तुम कहते हो कि यह साइकिल चोरी की नहीं है तो इसकी रसीद कहाँ है? लिन पिंगन कहता है, मेरे पास रसीद है, मैंने कल ही इसे स्टोर से खरीदा है। लिन पिंगन ने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला। उसे याद था कि उसने रसीद वहीं रखी थी, लेकिन उसने बहुत ढूंढा, वहां से सिर्फ कुछ युआन ही निकले। उसने अपनी दूसरी जेबें भी चेक की, वहां भी कुछ नहीं था। लिन पिंगन कहता है, माफ कीजिए इंस्पेक्टर साहब, शायद जब मैंने कुछ और निकाला था तब वह गिर गई होगी, लेकिन मैंने सच में यह साइकिल खरीदी है। लिंसिया कहता है, इंस्पेक्टर अंकल, मैं बड़े भैया झूठ नहीं बोल रहे। साइकिल चोरी की नहीं है, मेरे दूसरे भैया ने उसे नहीं चुराया। इंस्पेक्टर कहता है, अंप, तुम कहते हो कि ये चोरी की नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास कोई रसीद भी नहीं है। बिना रसीद के ये चोरी ही है और तुम अभी भी बहस कर रहे हो? इसे ले चलो। दूसरी बहन कहती है, आप पिंगान को नहीं ले जा सकते, हमारे पास पैसे हैं। लिन पिंगान ने अपनी बहन को रोक दिया। लिन पिंगम कहता है, मुझे पता है कि मेरी दूसरी चाची हमें चैन से जीने नहीं देगी। मेरे पिता और बड़े भाई अस्पताल में हैं, यहाँ तक कि एक अजनबी को भी हम पर तरस आ गया और उसने हमें पैसे उधार दिए। और ये जो हमारे अपने खून हैं मुझे जेल भेजना चाहते हैं। सोने की बिक्री की रसीद के बारे में वह नहीं बता सकता था। उस जमाने में सोने को ना तो खरीदा जा सकता था और ना ही बेचा। अगर वह ये बात बताता तो सच में गिरफ्तार हो जाता। कोऑपरेटिव का वाउचर खो चुका था। लिन पिंगन कहता है, लेकिन पड़ोसी गांव के साओ श्यावेन और सुनबिन ने मुझे साइकिल खरीदते हुए देखा था, वो गवाही दे सकते हैं। इंस्पेक्टर लिन पिंगन को घूर रहा था, ये परखने की कोशिश करते हुए कि क्या वह सच बोल रहा है। ये जानकर कि वहां गवाह मौजूद थे, वह उसे पड़ोसी गांव ले जाने के लिए तैयार हो गया। ठीक उसी वक्त साओ श्यावेन के घर के आंगन में काफी गहमा गहमी थी। ये वह दिन था जब सुनबिन सगाई के तोहफे लेकर आने वाला था। सौ शावन के पिता सौ लाओ पुलिस वालों को अपनी वर्दी में आते देख घबरा गए और दौड़कर उनका स्वागत करने लगे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। सौ लाओ कहते हैं, इंस्पेक्टर साहब, क्या मेरे परिवार के किसी सदस्य ने कुछ गलत किया है जो आप लोग यहाँ तक आए हैं? इंस्पेक्टर कहता है, घबराइए मत, हम सौ शाविन और सनबिन से मिलने आए हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या कल उन दोनों ने लिन पिंगन को कोऑपरेटिव में साइकिल खरीदते हुए देखा था? सौ शाविन कहती है, इंस्पेक्टर साहब, ये सच है, हम कोऑपरेटिव में थे और हमने लिन पिंगन को साइकिल खरीदते हुए देखा था। हमारा इससे क्या लेना देना है? सनबिन कहता है, हाँ, इससे हमारा क्या वास्ता?
दूसरी चाची कहती है, उसने जो साइकिल खरीदी उसका उसके पास कोई वाउचर नहीं था। ये हो ही नहीं सकता। उसके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? एक साइकिल की कीमत 160 युआन से ज़्यादा है। उसके पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। मुझे पता है कि तुम लिन पिंगन से शादी करना चाहती हो और तुम उसे बचाने के लिए इस तरह झूठ नहीं बोल सकती। लिन पिंगन से शादी की बात सुनकर वो और भी घबरा गई। साओ शाओलिन कहती है, किसने कहा कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ? मैं सुनबिन से शादी करने वाली हूँ। तो मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाना बंद करो। इंस्पेक्टर को इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि वो इतने सारे पारिवारिक मामलों में उलझ जाएगा, लेकिन उसे वो जानकारी मिल गई थी जो वो चाहता था, इसलिए उसने इस बहस को खत्म करने के लिए बीच बचाव किया। इंस्पेक्टर कहता है, बस बहुत हो गया, मामला साफ है। लिन बिंगन ने साइकिल नहीं चुराई है, कोई अपराध नहीं हुआ है। अगर कोई और बात नहीं है तो हम चलते हैं। पुलिस को वापस जाते देख दूसरी चाची घबरा गई। दूसरी चाची कहती है, इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है लिन पिंगन का पैसा भी चोरी का है। मैं उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाना चाहती हूँ। ठीक उसी वक्त गांव के सेक्रेटरी सैंग पसीने से लथपथ दौड़ते हुए वहां पहुंचे। सेक्रेटरी सैंग कहते हैं, हमारे गांव में ऐसा इंसान कैसे हो सकता है जो अपने ही भतीजे पर पैसे चुराने का इल्ज़ाम लगाए? और वैसे भी वो पैसा उसे गारमेंट फैक्ट्री के डायरेक्टर ने उधार दिया था। इंस्पेक्टर साहब, लिन पिंगन ने मुझे आज सुबह ही ये बात बताई है। उसने मुझे अपना घर बनवाने के लिए 500 युआन भी दिए हैं, और ये पैसा बिल्कुल भी चोरी का नहीं है। दूसरी चाची कहती है, सेक्रेटरी साहब मजाक मत कीजिए, गारमेंट फैक्ट्री के डायरेक्टर का उससे कोई रिश्ता नहीं है। वो उसे पैसे क्यों उधार देंगे? 500 युआन? आप कहानियां बना रहे हैं। सेक्रेटरी सैंग ने जब देखा कि कोई उनकी बात पर यकीन नहीं कर रहा, तो उन्होंने तुरंत अपनी जेब से 500 युआन निकाले। सेक्रेटरी सैंग कहते हैं, इंस्पेक्टर साहब, ये वही पैसा है जो पिंगन ने मुझे आज सुबह दिया है। उसे 1000 युआन उधार दिए गए हैं। वो चोरी नहीं कर सकता। लिन पिंगन ने पसीने से भीगे हाथों के साथ सेक्रेटरी सैंग की तरफ देखा। उसका दिल एहसान से भर गया। शुक्र है कि उसने ये बहाना बनाया था, वरना इस पैसे का कभी कोई हिसाब नहीं दिया जा सकता था। सेक्रेटरी सैंग की गवाही के साथ इंस्पेक्टर दूसरी चाची की ओर मुड़ा। इंस्पेक्टर कहता है, क्या आपके पास कोई सबूत है कि लिन पिंगन ने किसी का पैसा चुराया है? दूसरी चाची कहती है, ये तो बस मेरा एक शक था। उसके पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? लिन पिंगन कहता है, इंस्पेक्टर साहब, मैं इन पर मानहानि का केस करना चाहता हूँ। सिर्फ शक के आधार पर ये मुझ पर शिकायत दर्ज कराती हैं और चोरी का इल्ज़ाम लगाती हैं। अगर हर कोई सिर्फ शक के आधार पर शिकायत दर्ज करा सकता है, तो फिर पुलिस वालों को असली अपराधियों को पकड़ने का वक्त कब मिलेगा? अपने दूसरे चाचा और चाची के स्वभाव को देखते हुए लिन पिंगन जानता था कि वे भविष्य में उसे चैन से नहीं जीने देंगे। अच्छा होगा कि पुलिस उन्हें अभी ही रोक दे। इंस्पेक्टर भी लिन पिंगन की बातों से सहमत था। इंस्पेक्टर कहता है, नौजवान सही कह रहा है, बिना सबूत के यह मानहानि है। तुम दोनों हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। चाचा और चाची दोनों हक्के बक्के रह गए। शिकायत तो उन्होंने की थी, फिर उन्हें पुलिस स्टेशन क्यों जाना पड़ रहा था? दूसरी चाची कहती है, इंस्पेक्टर साहब, हम अपनी गलती मानते हैं, क्या हम नहीं जा सकते? हम आगे से कभी लिन पिंगन पर कोई झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। दूसरा चाचा कहता है, पिंगन, तुम्हारे दूसरे चाचा को पता है कि वो गलत थे, क्या तुम इस बार हम पर केस नहीं कर सकते? दोनों गिड़गिड़ाते हुए लिन पिंगन के पैरों में गिर पड़े। लिन पिंगन ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह बहुत खुश था कि उन्हें सबक सिखाने के लिए ले जाया जा रहा है। इस तरह वे भविष्य में कोई परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। दूसरा चाचा कहता है, पिंगन, क्या तुम उन्हें इस एक बार के लिए माफ़ नहीं कर सकते? लिन पिंगन कहता है, उन्हें माफ़ कर दूं? ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ कि घर का थर्मस कहाँ है? दूसरी चाची ने तुरंत अपनी नजरें चुरा ली। उसकी उंगलियां सिकुड़ गईं। उसे ऐसे देखकर लिन योंग समझ गया कि उसकी पत्नी ने ही दूसरों का सामान लिया था, और वह उसे गालियां देने लगा। लिन योंग कहता है, कुतिया, तो क्या तू सच में चाहती है कि हम पुलिस स्टेशन जाएं? दूसरी चाची कहती है, मैंने उसे रसोई में छिपा दिया है। लिन पिंगन कहता है, सबने सुना, मुझे उन्हें माफ़ कर देना चाहिए जो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। ये लोग पुलिस स्टेशन जाकर एक अच्छा सबक सीखने के लायक हैं। गांव में ऐसे लोगों के होते हुए हम कभी शांति से नहीं रह पाएंगे। उस वक्त गांव में किसी ने भी उनका बचाव नहीं किया। लिन पिंगन ने पुलिस को अपने दूसरे चाचा और चाची को ले जाते हुए देखा, और उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। अपने पिछले जन्मे बड़ों के सम्मान की खातिर वह हमेशा झुक जाता था, और बदले में चीजें सिर्फ बदतर ही होती थीं। इस बार वह ऐसा नहीं करेगा। ईंट का जवाब पत्थर से। साओ शियाविन, जिसने यह सब दूर से देखा था, बहुत चिढ़ गई थी। साओ शियाविन सोचती है, काश मुझे पता होता तो मैं कह देती कि मैंने लिन पिंगन को वो साइकिल खरीदते हुए नहीं देखा, वो उसे गिरफ्तार कर लेते। लेकिन नहीं, इसके बजाय मुझे उसकी मदद करनी पड़ी। सनबिन कहता है, श्यावन, जब तुम शहर वापस आओगी तो मैं तुम्हारे लिए एक किराए का घर ढूंढूंगा। भले ही लिन पिंगन एक नया घर बना रहा है,
ये तुम्हारी चचेरी बहन बांगनन, तीसरे चाचा की बेटी है, जो इसके मज़े लूटने वाली है। साओ शालन कहती है, वो इसके मज़े लूटेगी अपने सपनों में। मुजदाहे गांव के उस बेवकूफ़ लड़के से पहले ही 200 युआन मिल चुके हैं। जब वो वापस आएंगे तो मैं उसे सौंप दूंगी। दादी कहती है, दादी सही कह रहे हैं। लिन पिंगन ने बहुत पैसा उधार लिया है, उसे सब कुछ चुकाना होगा। बंगमैन के लिए उस बेवकूफ़ से शादी करना ही बेहतर होगा। उसे खाने पीने की कमी नहीं रहेगी, और क्या चाहिए। इधर लिन पिंगन साओ परिवार की इन सब साजिशों से अनजान घर वापस आ गया। उसकी दूसरी बहन शाओ आन बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। लिन पिंगन को आता देख दूसरी बहन खुशी से दौड़ती हुई उसके पास गई। दूसरी बहन कहती है, दूसरे भैया, तुम ठीक हो? वो लोग वापस क्यों नहीं आए? लिन पिंगम कहता है, दूसरा चाचा और दूसरी चाची कुछ दिनों तक वापस नहीं आएंगे। दूसरी बहन, चलो चलते हैं। दूसरी बहन ने सिर हिलाया और साइकिल पर बैठ गई। तीनों काउंटी टाउन की ओर निकल पड़े। ब्लैक मार्केट के अड्डे पर पहुंचकर ब्रदर सांग ने लिन पिंगम को पहचान लिया और उन्हें सीधे अंदर ले गया। लिन पिंगम कहता है, ब्रदर सांग, देखिए हम ये मछलियां पकड़ कर लाए हैं, इन्हें देखिए और हमें इनकी कीमत बताइए। ब्रदर सांग ने दरवाज़ा अच्छे से बंद किया और जालों के ढक्कन खोले। अंदर बड़ी बड़ी सिल्वर कार्प मछलियों को तड़पते देख उसकी आंखें चमक उठीं। ब्रदर सांग कहता है, लड़के, इतनी ठंड में इतनी सारी मछलियां पकड़ना आसान नहीं रहा होगा। मैं तुम्हें 90 फेन प्रति कैटी के हिसाब से पैसे दूंगा। लिन पिंगम कहता है, शुक्रिया ब्रदर सांग, क्या आप मुझे कपड़े के लिए कुछ वाउचर भी दे सकते हैं? ब्रदर सांग कहता है, बिल्कुल, मेरे पास यहीं रखे हैं। मछलियां बिकने के बाद लिन पिंगम के पास 45 युआन और कपड़े के 10 वाउचर आ गए। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लिन पिंगन सबसे पहले बैंक गया और 1500 युआन जमा कर दिए। फिर अपनी दूसरी बहन और छोटे भाई के साथ वह अस्पताल गया। कमरे का दरवाजा खोलने से पहले ही उसे पीछे से एक गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। फोंग शांगजिन कहता है, रुक जाओ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। राजधानी की कंपनी ने हमसे फैब्रिक की 70% कीमत पहले ही मांग ली है। लिन पिंगन पलटा और उसने फोंग शांगजिन का गुस्से से तमतमाता चेहरा देखा। कॉन्ट्रैक्ट आज ही साइन होना था, लेकिन जिस आदमी को उसने राजधानी भेजा था उसकी अभी तक कोई खबर नहीं आई थी, इसलिए उसने टालमटोल करने का एक बहाना बना लिया था। हालांकि राजधानी की कंपनी ने साफ कह दिया था कि उन्हें फैब्रिक का 70% पैसा एडवांस में चाहिए। लिन पिंगन को देखते ही फोंग शांगजिन अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया और उस पर बरस पड़ा, और फोंग शांगजिन के पीछे बिल्कुल उसी की शक्ल का एक और आदमी लपका और उसने लिन पिंगन का कॉलर पकड़ लिया। फंग यांग जून कहता है, लड़के, अगर तूने ये नहीं कहा होता कि राजधानी की कंपनी मुसीबत में है तो वो डिपॉजिट को 20% तक नहीं बढ़ाते। तू क्या जानता है, एक गरीब स्टूडेंट, तुझे किसने हक दिया मेरे भाई को ये कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करने की सलाह देने का? क्या तू इसके अंजाम भुगतने को तैयार है? लिन पिंगयान ने अपने गले को कसकर पकड़ने वाले उस हाथ को पकड़ा और एक ही झटके में उस आदमी की दर्द भरी चीख निकल गई। फेंग यांग जून कहता है, छोड़ मुझे, कमीने लड़के, अगर तूने मुझे चोट पहुंचाई तो तू कभी इसकी कीमत नहीं चुका पाएगा। दूसरी बहन कहती है, तुमने ही पहले मेरे भाई पर हमला किया है, अगर किसी को कीमत चुकानी होगी तो वो तुम होगे। लिन पिंगन कहता है, कीमत? मुझे लगता है कि कीमत तो तुम्हें चुकानी चाहिए। राजधानी की कंपनी, ये जानते हुए भी कि वो दिवालिया होने की कगार पे है, तुमने उनके साथ मिलकर अपने भाई को धोखा देने की साजिश रची है। ये फ्रॉड है और इसके लिए तुम्हें जेल हो सकती है। फेंग शानजिन सन्न रह गया और लिन पिंगन को घूरने लगा। उसने सच में ये चेहरा पहले कभी नहीं देखा था। फोंगयांग जून कहता है, मैं अपने ही बड़े भाई का बुरा कैसे चाह सकता हूँ? हम सगे भाई हैं, हमारे बीच दरार डालने की कोशिश मत कर। लिन पिंगन कहता है, ओह, सगे भाई? अपने भाई की पीठ पीछे जमीन खरीदना ताकि अपनी खुद की गारमेंट फैक्ट्री बना सको। अपने भाई को दिवालिया देखने की ये इच्छा तुम्हारे अंदर बहुत पहले से है। अपने पिछले जन्म में फेंग लियांगो की मौत के कुछ ही समय बाद इस सगे भाई ने अपनी फैक्ट्री खोल ली थी। अब जब उसने उसे बेनकाब कर दिया था तो अचानक सब कुछ सबके सामने आ गया था। जैसा कि उम्मीद थी, फेंग यांग जून हक्का बक्का रह गया। उसकी आवाज कांप रही थी। फेंग यांग जून कहता है, तू तू कुछ भी बकवास कर रहा है। मैं एक नई फैक्ट्री कैसे बना सकता हूँ? एक स्टूडेंट इन सब चीज़ों के बारे में क्या जान सकता है? फोंग शांगजिन कहता है, क्या एक साधारण स्टूडेंट ऐसी बातें कर सकता है? नौजवान, मैं तुम पर केस नहीं करूंगा, लेकिन तुम ऐसी बातें खुद से नहीं बना सकते। मेरे छोटे भाई के पास ज़मीन खरीदने के पैसे कहाँ से आएंगे? मैं उसके हालात तुमसे कहीं बेहतर जानता हूँ, और अगर उसके पास पैसे होते भी तो वो मुझे कभी धोखा नहीं देता। छोड़ो उसे। लिम पिंगन का दिल बैठ गया। कोई हैरानी नहीं कि फोंग लियांगू दिवालिया हो गया था और उसने खुदकुशी कर ली थी। उसे अपने पारिवारिक रिश्तों पर अंधा विश्वास था और वह बिना सोचे समझे काम करता था। लिन पिंगन कहता है, काउंटी के साउथ वाली जमीन तुमने ही खरीदी है। सब कुछ साफ करने के लिए बस वहां के लोगों से पूछना ही काफी होगा। क्या तुम अभी से छुपाना चाहते हो?
फोंग शांगजिन ने उसे ऐसे देखा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। फेंग यांग जून सोचता है, ये कैसे मुमकिन है? मैंने इसे पूरी तरह राज रखा था। किसी को इसके बारे में कैसे पता चल सकता है? रंगे हाथों पकड़े जाने पर फेंग यांग जून घबरा गया और अपने भाई के सामने सफाई देने लगा। फोंग यांग जून कहता है, मुझे साउथ में वो जमीन खरीदने के पैसे कहाँ से मिलेंगे? और ऊपर से गारमेंट फैक्ट्री तो तुम्हारी है, मैं दूसरी फैक्ट्री क्यों खोलूंगा? बकवास। वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। लिन पिंगदान कहता है, साउथ वाली जमीन। कहते हैं कि किसी ने उसे खरीदा है और दूसरों से कहीं ज्यादा कीमत चुकाई है। गांव का मुखिया इससे बहुत खुश है। लेकिन यह इंसान पक्का तुम्हारा छोटा भाई नहीं हो सकता। तुम सिर्फ एक स्टूडेंट हो, ये पक्की बात है। तुमने जरूर कुछ अफवाहें सुनी होगी। ठीक उसी वक्त एक नौजवान दौड़ता हुआ वहां आया। वह बहुत घबराया हुआ था। नौजवान कहता है, डायरेक्टर फॉर्म, राजधानी की कपड़ों की फैक्ट्री सच में दिवालिया होने की कगार पर है। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। हमें जल्द से जल्द इससे बाहर निकलना होगा। फॉन्ग यांग जून कहता है, क्या कहा तूने? डायरेक्टर फेंग, राजधानी की कपड़ों की फैक्ट्री दिवालिया होने की कगार पर है, जल्दी से पीछे हट जाओ। फेंग शानजिन कहता है, ये क्या हो रहा है? राजधानी की कंपनी? तू तो कह रहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, ये कैसे मुमकिन है? फेंग यांग जून कहता है, बड़े भाई, मुझे सच में नहीं पता था। जब मैंने पूछताछ की थी तो सब ठीक था। किसी ने ज़रूर मुझे धोखा दिया है। मुझे सच में नहीं पता था। फेंग शांगजिन कहता है, अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया होता तो हमारी गारमेंट फैक्ट्री को भारी नुकसान उठाना पड़ता और शायद हम दिवालिया हो जाते। यांग जुन, क्या तुम्हें इस हालात की गंभीरता का अंदाजा है? नौजवान, तुमने हमारी फैक्ट्री को बचा लिया। एहसान के तौर पर मुझे ये 500 युआन तुम्हें देने दो। लिन पिंगन मना ही करने वाला था कि एक तेज तर्रार और फुर्तीली जवान लड़की उनके पास आई। दरवाजे पर लिन पिंगन को देखकर वह खुशी से उछल पड़ी। फेंग लिली कहती है, लिन पिंगन, तुम भी वापस आ गए। मैंने तो तुम्हें सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलने की बधाई भी नहीं दी, लेकिन तुम अस्पताल में क्या कर रहे हो? लिन पिंगन भी उसे देखकर हैरान था। वह फेंग लिली थी, उसकी क्लास की मॉनिटर। अफवाह थी कि उसने प्रांतीय नॉर्मल स्कूल में दाखिला ले लिया है। लिन पिंगन कहता है, मेरे पिता और बड़े भाई अस्पताल में भर्ती हैं, मैं उनसे मिलने आया हूँ। फंग शैनजिन कहता है, ली, क्या तुम इसी के बारे में बात कर रही थी, जिसने इस साल सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है और जो हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आता था? फॉन्ग लिली कहती है, हाँ पापा, ये बहुत होशियार है, ये अपनी जगह पूरी तरह डिजर्व करता है। लिन पिंगन कहता है, इतनी भी तारीफ मत करो, तुम भी बहुत बेहतरीन हो। फॉन्ग लिली, तुम्हारा नॉर्मल स्कूल में दाखिला हो गया है, मैंने अभी तक तुम्हें बधाई नहीं दी थी। फॉन्ग लिली कहती है, अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हें खाने पर इनवाइट करूंगी। हमारे बहुत से पुराने दोस्त तुमसे दोबारा मिलना चाहते हैं। हमारे स्कूल का स्टार हमें ऐसे निराश नहीं कर सकता। लिन पिंगन कहता है, देखेंगे, मुझे घर पर बहुत काम है, बहुत सारे काम करने हैं, अभी मेरे पास समय नहीं है। फॉन्ग लिली कहती है, ठीक है, जब तुम थोड़े फ्री हो जाओगे तब हम कोई प्लान बनाएंगे। लिन पिंगन ने सिर हिलाया और फॉन्ग शांगजिन ने दोस्ताना अंदाज में अपनी बात फिर से शुरू की। फॉन्ग शांगजिन कहता है, नौजवान, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मुझे तुम्हारा अच्छे से शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये 500 युआन रख लो, मेरी गुजारिश है। लिन पिंगन कहता है, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं अंकल फेंग, आपके नेक इरादों के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं ये पैसा नहीं ले सकता। फेंग यांग जून कहता है, यह अच्छी बात है कि तू इसे नहीं ले रहा है, तुझे अच्छे से पता है कि इसे कैसे खर्च करना है। तू एक गंवार है, मैंने झूठ बोला या सच, ये मैं किसी और से बेहतर जानता हूँ, लेकिन तूने भी उस साउथ की ज़मीन को खरीदने और उस फैक्ट्री को बनाने के बारे में बहुत सारे झूठ बोले हैं। तूने और तेरे साले ने बहुत सारा लोन ले रखा है ना? अगर तुम इसे बना भी लेते हो तो दिवालिया ही होगे। लिन पिंगन ने पलटवार किया। फॉन्ग यांग जून को छोड़ने का उसका कोई इरादा नहीं था। अपने पिछले जन्म में लिन पिंगन को फॉन्ग शांगजिन के परिवार के हालात पर तरस आया था, और अब ये जानकर कि उसकी क्लासमेट फॉन्ग ली फॉन्ग शांगजिन की बेटी थी, उनकी मदद करने की उसकी इच्छा और भी मजबूत हो गई थी। अपने पिछले जन्म में फेंग लिली एक अच्छी लड़की थी, फिर उनका संपर्क टूट गया था। एक दिन अचानक ही उसने उसे टेलीविजन पर देखा था। वह पुलिस को एक हत्यारे के बारे में बता रही थी। वह अपनी इतनी अच्छी दोस्त फेंग लिली को दोबारा इस भयानक दर्द से गुजरने नहीं दे सकता था। फोंग शांगजिन कहता है, यांग, क्या ये जो कह रहा है वो सच है? क्या तुम दोनों सच में एक गारमेंट फैक्ट्री खोलने की सोच रहे थे? फोंग शांगजिन को इस बात पर यकीन करने से इनकार था, लेकिन राजधानी की कंपनी के बारे में लिन पिंगन ने जो कुछ भी कहा था वह बिल्कुल सच निकला था। वह इस बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। फोंग यांग जून कहता है, तुम्हें अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है बड़े भाई? मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकता हूँ? मेरा साला तो किसी काम का नहीं है, उसके साथ पार्टनरशिप करने का मतलब है अपनी बर्बादी तय करना। ये साफ है, ये लड़का मेरी बातों से चिढ़ गया है और मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मैं कभी कोई दूसरी फैक्ट्री नहीं खोलूंगा। फेंग लिली कहती है, पापा, आप इससे बात नहीं कर सकते।
पिंगान एक अच्छा इंसान है। पिंगन, इस सब में कोई गलत फहमी हुई होगी। पिंगन, शायद तुमने कुछ गलत समझ लिया है। मेरे चाचा भले ही थोड़े बेवकूफ़ हों, लेकिन वो कभी अपने साले के साथ पार्टनरशिप नहीं करेंगे। उसके साथ पार्टनरशिप करने का मतलब है पैसे पानी में बहाना। लिन पिंगन कहता है, सही कहा, मेरे दूसरे चाचा ऐसे इंसान नहीं है। पिंगन, ये एक गलत फहमी थी। इस बात को साबित करना बहुत आसान है। बस ये पता लगाओ कि साउथ में वो जमीन किसने खरीदी है और सब कुछ साफ हो जाएगा। फैंग परिवार की माँ और बेटी इसके झूठ का शिकार हो गए थे, लेकिन जो आखिरी सच है वो झूठ नहीं हो सकता। वो भेड़ की खाल में भेड़िया था, जालिम और बेदर्द। वो उनके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ेगा। फोंग यांग जून कहता है, ये नामुमकिन है। बड़े भाई, साउथ में वो जमीन वो मैंने नहीं खरीदी है। एक मामूली स्टूडेंट वो इन सब के बारे में क्या जान सकता है? वो फैक्ट्री के मामलों पर इतने अधिकार से कैसे बोल सकता है? फोंग शांगजिन कहता है, बड़े भाई, किसी को भेजकर पता करवा लो, मुझे कुछ नहीं छिपाना। वह शांत दिखने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसे पूरा यकीन था कि उसका बड़ा भाई किसी को पता करने नहीं भेज रहा। लिन पिंगाम कहता है, अंकल फेंग, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इन्हें कुछ नहीं पता, तो चलिए पता करते हैं। इस तरह हमें यह भी पता चल जाएगा कि मैं इन पर झूठा इल्जाम लगा रहा हूं या नहीं। फेंग शांगजिन के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी पास खड़े एक नौजवान ने बोलना शुरू किया। अकाउंटेंट सांग कहता है, साउथ में वो जमीन, मुझे पता है वो किसकी है। असल में वो असिस्टेंट डायरेक्टर फेंग जून के नाम पर नहीं है। मेरा परिवार साउथ के ठीक बगल में रहता है। उस जमीन की बहुत मांग थी। मैंने कुछ अफवाहें सुनी है। फन यांग जून कहता है, देखा, हमारी फैक्ट्री का अकाउंटेंट झूठ नहीं बोलेगा। वो जमीन मैंने नहीं खरीदी है। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश मत कर। अकाउंटेंट सांग कहता है, क्या मैं गलत हूं? यह झूठ नहीं हो सकता, यह बिल्कुल पक्का है। यह असिस्टेंट डायरेक्टर के नाम पर नहीं है, यह किसी ली सुकियान के नाम पर है। उसने दूसरों से कहीं ज्यादा, 1 अरब से भी ज्यादा की बोली लगाई थी। गांव का मुखिया खुशी से पागल हो गया था। फोंग शांगजिन, जो लिन पिंगन को डांटने ही वाला था, अचानक सन्न रह गया। ये नाम किसी और का नहीं बल्कि उसके साले का ही था। फोंग शांगजिन कहता है, इन, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे साले ने ये जमीन क्यों खरीदी है? फोंग यांग जून कहता है, बड़े भाई, क्योंकि तुमने मुझसे पूछ ही लिया है। फैक्ट्री में हर कोई सिर्फ तुम्हारी बात मानता है। मैं तो बस एक कठपुतली हूँ। मैं जो चाहता हूँ उसे साबित करना चाहता हूँ। मैं भी। अब जब तुम्हें पता चल ही गया है, तो चलो हमारी पार्टनरशिप खत्म करते हैं। फैक्ट्री के आधे शेयर मेरे हैं। मुझे मेरा हिस्सा जल्द से जल्द कैश में दे दो। फंग शनजिन को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने मिलकर इस दिवालिया होने की कार पर खड़ी गारमेंट फैक्ट्री को उबारने के लिए कितनी मेहनत की थी, ताकि इसे आज इस मुकाम तक ला सके। फेंग शानजिन कहता है, अगर तुम अलग होना चाहते थे तो तुमने साफ साफ क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे राजधानी की कंपनी के साथ इस जाल में क्यों फंसाया? तुम मुझसे और क्या छिपा रहे हो? फेंग यांग जून कहता है, जब तुम समझ ही गए हो तो तुम्हें सब बता देना ही ठीक होगा। मेरी अपनी गारमेंट फैक्ट्री अगले साल खुल जाएगी। उस वक्त हम कंपटीटर होंगे। ये मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। अगर तुम पार्टनरशिप खत्म करना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अकाउंटेंट सैंग, हिसाब लगाओ, मुझे इसका कितना पैसा देना है? जमीन, मशीनें, सब मिलाकर लगभग 40,000 युआन होते हैं। तो इसका आधा 20,000 हुआ। लिन पिंगन कहता है, अंकल फिंक, मेरे पास यहाँ कुछ पैसे हैं, इन्हें रख लीजिए, ये इमरजेंसी के लिए है। लेकिन मेरी एक गुजारिश है, ये बात हमारे बीच ही रहनी चाहिए। फिंग शांजन कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है पिंगन, मैं तुम्हारे हालात जानता हूँ, तुम इसके बारे में फिक्र मत करो। अंकल कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। लिन पिंगान ने अपनी सेविंग्स की पासबुक खोली और उसे फेंग शांगजिन के हाथों में रख दिया। फेंग शांगजिन ने नीचे देखा। पासबुक में 1500 युआन थे। वह हक्का बक्का रह गया। 1500 युआन कोई छोटी रकम नहीं थी। इससे एक बहुत बढ़िया घर खरीदा जा सकता था। फेंग शांगजिन कहता है, तुम, एक गांव के लड़के के पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? लिन पिंगन कहता है, हमें पुराने घर में भेज दिया गया था और हमारी बदकिस्मती में हमें एक अच्छी किस्मत मिल गई। हमें कुछ पुरानी चीजें मिली और हमने उन्हें बेचकर पैसे कमाए। बस इतना ध्यान रखना है कि ये बात बाहर न जाए। अगर मेरे दूसरे चाचा को पता चल गया तो हमें घर पर कभी शांति नहीं मिलेगी। फोंग श्यांगजिन कहता है, मैं ये पैसा नहीं ले सकता। तुम्हारे परिवार को भी पैसों की जरूरत है। मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। लिन पिंगान कहता है, अंकल फोंग, मेरे परिवार को अभी किसी चीज की कमी नहीं है। इस पैसे के बदले मैं आपसे एक फेवर मांगना चाहूंगा। जब आपकी गारमेंट फैक्ट्री दोबारा चालू हो जाए तो क्या आप कपड़े बनवाने में मेरी मदद कर सकते हैं? फंगशांगजिन कहता है, पिंगान, मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, लेकिन कपड़ों का बिजनेस इतना आसान नहीं है। तुम इतने सारे कपड़े क्यों बनवाना चाहते हो? लिन पिंगान कहता है, अंकल आप फिक्र मत कीजिए, बस मुझे प्रोडक्शन संभालने में मदद कीजिए। फोंग लिली कहती है, पैसे रख लीजिए, ये इमरजेंसी के लिए है, पापा मान जाइए। मुझे यकीन है पिंगन को पता है कि वो कपड़ों के साथ क्या कर रहा है।
फोंग शांगजिन कहता है तुम कौन से कपड़े बनवाना चाहते हो, मुझे पैटर्न दे देना और मैं लगभग 1 महीने में तैयार करवा दूंगा। लिन पिंगम कहता है शुक्रिया अंकल फोंग, जैसे ही मैं इसे तैयार कर लूंगा मैं आपके पास ले आऊंगा। फोंग शांगजिन कहता है पिंगम, तुम्हारी छुट्टियां जल्द ही खत्म होने वाली हैं, तुम अपनी पढ़ाई को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लिन पिंगम कहता है पापा, इस हाथ को कुछ नहीं हुआ है, 2 या 3 महीने का आराम काफ़ी होगा। जहाँ तक पैसे कमाने की बात है आप फिक्र मत कीजिए पापा, मेरे पास एक आइडिया है, मैं यूनिवर्सिटी से 1 साल की छुट्टी लूंगा और फिर बंगन से शादी करूंगा। वह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, मैं उसे इस हालत में छोड़कर पढ़ाई करने नहीं जा सकता। पिता ने गहरी सांस ली, लेकिन कोई और बेहतर रास्ता नहीं था। ठीक उसी वक्त फेंग लिली के हाथ में जो पानी का गिलास था वो एक तेज आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। फेंग लिली कहती है पिंगन, तुम शादी करने वाले हो और वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। लिन पिंगन कहता है मैंने बैंगन के साथ नाइंसाफी की है, मैंने उससे शादी करने का फैसला किया है, भले ही मेरी अभी लीगल उम्र नहीं हुई है, शायद हमें नए साल के बाद तक इंतजार करना पड़े। फेंग लिली ने अपने हाथ में पकड़े कैरेमल रंग के कप को कसकर पकड़ा और जबरदस्ती मुस्कुराई। फेंग लिली कहती है मैं तुम्हें एडवांस में दुनिया भर की खुशियों की दुआ देती हूँ, तुम्हें और तुम्हारी होने वाली पत्नी को। लिन पिंगान कहता है शुक्रिया, शादी वाले दिन मैं तुम्हें एक ड्रिंक के लिए इनवाइट करूंगा। इस पल दूसरी बहन बात काटने के लिए अंदर आई। दूसरी बहन कहती है पापा, माँ आपको पता नहीं है, आज हमने मछलियाँ बेची और 40 से ज़्यादा कमाए। माँ कहती है तुम मछलियाँ बेचकर इतना कमाते हो। दूसरी बहन कहती है माँ, दूसरे भैया ने ब्लास्ट करने वाले डेटोनेटर बनाए थे, बूम, ढेरों मछलियाँ किनारे पर तैरने लगीं, हमें पूरा इकट्ठा भी नहीं कर पाए। पिता कहते हैं तुम्हें ये सब किसने सिखाया, ये बहुत खतरनाक है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, अगली बार इसका इस्तेमाल मत करना, समझ गए। लिन सिया ने अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखें झपकाईं और सिर हिलाया। अपने माता पिता को परेशान न करने के लिए लिन पिंगन ने झूठ बोल दिया। लिन पिंगन कहता है आप फिक्र मत कीजिए, अब से हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। माँ कहती है पिंगम, तुमने मछलियाँ कहाँ बेची, क्या तुम मुझे बेच सकते हो, मेरे परिवार को मछली बहुत पसंद है। लिन पिंगम कहता है फिशिंग को ऑपरेटिव में मछली के लिए हमेशा मारामारी रहती है और कभी कभी तो वह ताज़ी भी नहीं होती। यह सुनकर लिन पिंगम की आंखें चौंक उठीं। इस साल ठंड जल्दी आ गई थी, फिशिंग कोऑपरेटिव डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा था और अक्सर स्टॉक खत्म हो जाता था। अगर वह बाहर जिंदा मछली बेचे तो पक्का बहुत सारे खरीदार मिलेंगे। लिन पिंगन कहता है आंटी, मैं दोपहर में आपके लिए एक ले आऊंगा, हम जो मछली पकड़ते हैं वो एकदम ताज़ी होती है। कोऑपरेटिव उसे 80 फैन प्रति कैडी से ज़्यादा में बेचता है। फोंग शांगजिन कहता है मेरे लड़के, तुम्हें सच में पता है कि कीमतें कैसे तय करनी है। अपने बगल वाले मरीज को इतना खुश देखकर लिन पिंगन की माँ खुद से कहने लगी। माँ सोचती है मेरा ये बेटा सच में बहुत होनहार है, ये पढ़ाई में भी अच्छा है और इसे पैसे कमाना भी आता है। लिन पिंगन की माँ उसे बाहर ले गई। माँ कहती है बांगन कल अस्पताल से छुट्टी ले रही है, डॉक्टर ने कहा है कि अगर वो साओ परिवार के पास वापस गई तो साओ परिवार वाले पक्का उसे चैन से नहीं जीने देंगे। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम उन्हें सीधे अपने घर ले आएं? लिन पिंगन कहता है मैं भी यही सोच रहा था, दादी साओ बंगन की शादी किसी बेवकूफ से कराना चाहती है, अगर वो वापस गई तो साओ परिवार जरूर उन पर जुल्म करेगा। लिन पिंगन कहता है टैंग सैन आंटी, आप कैसा महसूस कर रही हैं? टैंग सैन कहती है बहुत बेहतर, मैं कल ही छुट्टी ले सकती हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। लिन पिंगन कहता है पिंगन ने मुझे सब बता दिया है, यह आपकी और बैंगन की सेफ्टी के लिए है, हमारे साथ रहने आ जाइए, आपके पति अभी अस्पताल से बाहर नहीं आ सकते, अगर आप हमारे साथ रहेंगी तो हम एक दूसरे का साथ देंगे। टांगसान कहती है मैं जानती हूँ कि तुम यह भलाई के लिए कह रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हारे परिवार की हालत पता है, बेहतर होगा कि बांगन तुम्हारे घर आ जाए, वह पिंगान के बच्चे की माँ बनने वाली है, अगर वह साओ परिवार के पास वापस गई तो उसके लिए बहुत बुरा होगा, अगर वो तुम्हारे साथ जाएगी तो मैं बेफिक्र रहूंगी। सौ बंगान ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और सिर हिलाकर मना कर दिया, अगर उसकी माँ वहां नहीं गई तो वह शांति से उस परिवार में कैसे जा सकती थी। लिन पिंगम कहता है अगर आप नहीं जाएंगी तो आप कैसे उम्मीद कर सकती हैं कि बांगन बेफिक्र रहेगी, साओ परिवार का घर पानी की तरह है, अगर वह वहां वापस गई तो कौन जानता है कि वे उसके साथ कैसा सलूक करेंगे। टैंग सैन कहती है मैं नहीं जाऊंगी, साओ परिवार वाले मुझे हाथ नहीं लगाएंगे, मैं शांत रहूंगी जब तक बांगन तुम्हारे साथ है। लिन पिंगन ने देखा कि माँ बेटी दोनों जिद पर अड़ी थीं, अगर टैंग सैन नहीं गई तो बांगन भी नहीं जाएगी। क्या गांव में कोई और खाली घर था, और अगर होता भी तो वो जरूर खस्ताहाल होता, वरना उन्हें उस पुराने घर में क्यों जाना पड़ता जो गिरने ही वाला था। लिन पिंगन कहता है आंटी, इस हालत में मैं भी आपकी देखभाल करने के लिए साओ परिवार के घर ही रुक जाता हूँ, अगर किसी ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उनसे लड़ूंगा।
टैंग सैन कहती है, पिंगन इतने जज्बाती मत बनो। पिछली बार तुमने लगभग अपने दूसरे चाचा की जान ले ही ली थी। अगर कोई मर गया तो बांगन का क्या होगा? लिन पिंगन कहता है, पिंगन ठीक है, मैं लिन परिवार के साथ रहने को तैयार हूँ, लेकिन साओ परिवार से पंगा मत लेना। लिन पिंगन कहता है, आप फिक्र मत कीजिए आंटी, सब कुछ तैयार है। आपको और बांगन को बड़े बेटे वाला कमरा मिलेगा। हम तीनों भाई बगल वाले कमरे में सोएंगे। हमारे पास बहुत जगह है। टैंग सैन की आंखें आंसुओं से भर गईं। साओ परिवार के घर में वह और उसकी बेटी सबसे ज्यादा मेहनत करती थी, और फिर भी वह परिवार के लकड़हारे वाले कमरे में रहती थी। लिन पिंगन कहता है, मैं जानता हूं कि आपको हमारे घर चलने के लिए कहकर हम आप पर कुछ पाबंदियां लगा रहे हैं, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम दहेज में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। टैंग सान कहती है, दहेज की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक पिंगन मेरी बेटी से शादी करने को तैयार है और उसके साथ अच्छा बर्ताव करता है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। हमें दहेज की ज़रूरत नहीं है। लिन पिंगन कहता है, हम दहेज कैसे नहीं देंगे? गांव वाले बातें बनाएंगे जो दूसरे परिवार देते हैं। लिन परिवार उससे कम नहीं दे सकता। आप फिक्र मत कीजिए, हम ये दहेज तैयार कर रहे हैं। ये देखकर कि माँ बेटे उसकी बेटी को कितना प्यार करते थे, टांग सैन का दिल एहसान से भर गया। साओ परिवार से निकलते वक्त बंगन दरवाजे की चौखट पर खड़ी हाथ हिला रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जज्बातों से भरी हुई लिन पिंगन को देख रही थीं। लिन पिंगन ने उसे हाथ हिलाते हुए देखा, लेकिन उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। लिन पिंगन कहता है, बंगन अपनी माँ की फिक्र मत करो, हमारे घर में कोई परेशानी नहीं होगी। कल मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। साओ बांगन का लाल होता चेहरा देखकर लिन पिंगन ने जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया। लिन पिंगन कहता है, दोपहर के खाने के लिए कुछ अच्छा खरीद लेना, किसी चीज की कमी मत होने देना। मैं पैसे कमा सकता हूँ। आज दोपहर मैं तुम्हारे लिए चिकन सूप लेकर आऊंगा। अस्पताल से बाहर निकलते हुए लिन पिंगन अपनी साइकिल को धक्का दे रहा था और अपनी दूसरी बहन और छोटे भाई को कोऑपरेटिव ले जा रहा था। उसने पोर्क बेली, मसाले और आटा खरीदा। वो उन्हें अच्छे से खिलाने के लिए मीट स्टू बनाना चाहता था। दूसरी बहन कहती है, दूसरे भैया आज हम मीट खा रहे हैं। लिन पिंगन कहता है, सिर्फ मीट ही नहीं, हम मछली भी खा रहे हैं। लिन शाह कहता है, सुपर। घर वापस जाने पर मछली और मीट दोनों है। दोपहर हो चुकी थी। लिन पिंगन ने अपनी दूसरी बहन से मीट उबालने को कहा और वो मछली पकड़ने चला गया। कुछ ही देर में उन्होंने कई मछलियां पकड़ ली। लिन पिंगन मछली पकड़ता रहा और उसने शाओ आन को पहली खेप के साथ घर भेज दिया। हालांकि थोड़ी देर बाद शाओ आन दौड़ता हुआ और रोता हुआ वापस आया। शाओ आन कहता है, बड़े भैया, दादाजी ने हमारा सारा मीट खा लिया और उन्होंने मछली भी चुरा ली। लिन पिंगन सोचता है, कितनी बदतमीजी है, उसकी ऐसी हिम्मत कैसे हुई। शुरू करने से पहले आज का पहला टारगेट सेट करते हैं। इस वीडियो पर 2K लाइक्स का एम। अगर आपको ये जर्नी पसंद आ रही है, अगर हर एपिसोड आपको फील होता है, तो लाइक बटन दबाओ और 2K का टारगेट मिलकर कंप्लीट करते हैं। आपका एक लाइक सिर्फ बटन नहीं, ये प्रूफ है कि आप इस स्टोरी का पार्ट हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर दो, ताकि हर नया एपिसोड, हर नया ट्विस्ट सबसे पहले आप तक आए। और हाँ, आज का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन, हर इंसान एक वीडियो को 3 टाइम्स हाइप कर सकता है, तो अभी के अभी 3/3 हाइप पॉइंट्स कंप्लीट करो। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट एपिसोड फुल पावर के साथ आएगा या नहीं। इतनी मेहनत और टाइम लगता है हर एपिसोड में। अगर सपोर्ट स्ट्रांग रहा तो सीरीज और भी इंटेंस होगी, लेकिन अगर रिस्पॉन्स वीक रहा तो शायद ये जर्नी यहीं रुक सकती है, या फिर आगे सिर्फ मेंबर्स के लिए कंटिन्यू होगी। डिसीजन आपके हाथ में है। 2K लाइक सेम कंप्लीट करो, 3/3 हाइप फिनिश करो, लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो मिशन कंप्लीट। ये सिर्फ चैनल नहीं, हमारी कम्युनिटी का पावर मोमेंट है।